वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स नॉवल अध्याय 1। इस संसार में मृत्यु से कौन बच सकता है। भले ही आप एक अद्वितीय सुंदरी हो, फिर भी अंत में आप एक कंकाल में बदल जाएंगे। भले ही आप स्वर्ग के एक गौरवशाली पुत्र हो, फिर भी अंत में आप मिट्टी के ढेर में बदल जाएंगे। अमरता वह चीज थी जिसकी हर कोई कामना करता था। हालांकि अमर सुंदरता जैसी कोई चीज नहीं थी और अमर राजा जैसी कोई चीज नहीं थी। स्वर्ग के गर्वित पुत्र आम लोगों से अलग नहीं थे। वे बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से बच नहीं सकते थे। इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए नहीं जी सकता। हालांकि अमरता की किंवदंती हमेशा से दुनिया में प्रचलित रही है। धर्म डुगु क्यूबाई जिमिन चुइक्स्यू लीजुनहुआन शी फिक्सुआन लाओ है लैंग फैन्यून पैंगबान किन मिंग्याओ। उनमें से हर एक का नाम युगों युगों से चला आ रहा था। वे एक प्राचीन अभिशाप की तरह थे जो लगातार बाद की पीढ़ियों को प्रोत्साहित करते रहे, उन्हें यह विश्वास दिलाते रहे कि अमरता कोई पूर्ण मूर्खता नहीं है। कुछ लोग उस दायरे तक पहुंच सकते थे, लेकिन समय सबसे निर्दयी था। समय बीतने के साथ कभी अमर रही ये किंवदंतियां धीरे धीरे समय की लंबी नदी में मिट गईं। अनगिनत वर्षों की चुप्पी के बाद एक बार फिर चमत्कार घटित हुआ। 15वीं पूर्णिमा की रात को स्वर्ग की गर्वित बेटी देवी लैन नुओ कुनलुन के लाल धूल शिखर पर नश्वर दुनिया से अपने संबंध तोड़ लेंगी। वह शून्य को तोड़कर चली जाएगी। दुनिया में ऐसा कोई भी साधक नहीं था जो चौंक न जाए। अमरता का विषय एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया। पिछले कुछ दिनों में कुनलुन पर्वत पर 1 लाख से ज्यादा लोग आए हैं। रईसों से लेकर फेरीवालों और नौकरों तक वे सभी तरह के लोगों से आए हैं। उन सभी का एक ही लक्ष्य था, एक ऐसा चमत्कार देखना जो हजारों सालों में शायद ही कभी देखा गया हो। आखिरकार पूर्णिमा का दिन आ गया। राजसी कुनलुन पर्वत शानदार और सुंदर था। चमकदार चांदनी के नीचे ऐसा लग रहा था जैसे कि यह धुंधली धुंध की एक परत से ढका हुआ था, जिससे ये पवित्र पर्वत एक परिलोक की तरह धुंधला दिखाई दे रहा था। चांदनी रात में जियाओ चेन हवा की तरह भाग रहा था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, यहाँ तक कि उसके काले बाल भी खून से लाल हो गए थे। हालांकि उसका तीखा और सुंदर चेहरा एक अडिग भाव से भरा हुआ था। सितारों की तरह चमकीली आंखों की जोड़ी एक अविचल चमक बिखेर रही थी। वह जीवन मरण के बीच में था। शाही देवदूत झाओ लिनएर ने उसे मार डालने की कसम खाई। उसने दर्जनों साधकों को साथ लेकर उसे घेर लिया। परी झाओ लिनएर का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उसका फिगर सुंदर और सुडौल था। उसकी आंखें साफ शरद ऋतु के पानी की तरह थीं। वह एक क्षणभंगुर छाया की तरह फुर्तीली थी। भागने के लिए कोई जगह न होने पर जियोचेन लाल धूल चोटी की ओर भागा। चांदनी में रेड डस्ट पीक के पास लोगों का एक समुद्र था। पूरा पहाड़ लोगों से भरा हुआ था, लेकिन वहां केवल कुछ 100,000 लोग ही इकट्ठे हुए थे। फिर भी वहां बहुत शांति थी। हर कोई चुपचाप रेड डस्ट पीक पर सफेद कपड़े पहने लड़की को देख रहा था। शिखर पर लैंग नुओ ने बर्फ सफेद लबादा पहना हुआ था। चांद की रोशनी में उसका अमर शरीर एक हल्की पवित्र चमक बिखेर रहा था। उसका सफेद लबादा हवा में लहरा रहा था, जिससे वह चांद की एक दूसरी दुनिया की परी जैसी लग रही थी। पिछले आधे महीने में उसने 2 बार उस खाली जगह को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही वह सफल हुई, उसने अपना पैर वापस खींच लिया। वह अमरता से एक कदम दूर थी। हालांकि अगर वह ये कदम उठाती है तो नश्वरता की असीम दुनिया उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी और वह नश्वर दुनिया से सभी संबंध तोड़ लेगी। ज्ञान की तलवार से सांसारिक बंधनों को काटने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता थी, क्योंकि अगर उसने वह कदम उठाया तो अमरता के अनंत वर्षों में शायद उसका इंतजार अंतहीन अकेलेपन से होगा। स्वर्ग का हृदय समझना कठिन है और अमर लोगों की भावनाएं बर्फ के समान हैं। आज वह सुबह से ही वहीं खड़ी थी। उसके हृदय में तरह तरह की सांसारिक बातें उभरने लगी। अब इस नश्वर संसार को अलविदा कहने का समय आ गया था। अचानक शिखर पर एक के बाद एक दिव्य तेज प्रकट होने लगा। संपूर्ण शिखर अतुलनीय पवित्र तेज की परत से आच्छादित हो गया। लैंग नुओ की त्वचा बर्फ की तरह चिकनी और जैड की तरह गोरी थी। पवित्र चमक के नीचे वह बहुत ही अलौकिक और महान लग रही थी। हजारों लोगों की निगाहों के नीचे शून्यता बिखर गई। वह एक भोगी और दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ आगे बढ़ी। आखिरी क्षण में उसने नश्वर दुनिया पर एक आखिरी नजर डालने के लिए अपना सिर घुमाया। वह स्वप्न जैसा दिव्य चेहरा हमेशा दुनिया के लोगों के दिलों में रहेगा। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ लैंग नुओ का नाम पुकारा। हालांकि जल्दी ही यह चिल्लाहट अराजक हो गई। लोगों ने पाया कि शिखर पर 2 आकृतियां तेज गति से दौड़ रही थीं। वे वास्तव में लैंग नुओ के साथ मिलकर शून्य को तोड़ रहे थे। 9 प्रांतों के इतिहास के अनुसार वर्ष 7316 में देवी लैंग नुओ शून्य को तोड़कर चली गईं। शाही देवदूत झाओ लिनएर इतने भाग्यशाली थे कि उन्हें अमर भाग्य मिला और वे अमर लोगों की दुनिया में उनके पीछे चले गए। जहां तक जियाओ चेन का प्रश्न है तो उसे इतिहास के पन्नों में दर्ज होना नहीं था। जिस क्षण वह शून्य से बाहर निकला, जियो चेन को बहुत गहरा सदमा लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि वह सचमुच इस तरह अमर दुनिया में प्रवेश करेगा। उस पल में उसने बहुत सी बातें सोची। उसका परिवार, दोस्त, वे सब हमेशा के लिए अलग होने वाले थे। वह इस नश्वर दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ने वाला था। जीवन और मृत्यु के महान पलायन का वास्तव में यही परिणाम हुआ। कई लोगों के लिए शून्यता को तोड़कर अमरता की दुनिया में प्रवेश करना एक शाश्वत गौरव था। हालांकि जियाओ चेन इस तरह के अवसर को छोड़ने के लिए तैयार था। उसे इस नश्वर दुनिया से बहुत लगाव था। उसके माता पिता, उसके रिश्तेदार, हमेशा के लिए अलविदा। उन्होंने चुपचाप इस नश्वर संसार को अलविदा कह दिया। जियो चेन को यह नहीं पता था कि शाही देवदूत झाओ लिनएर भी शून्य को तोड़कर चला गया था। पिछला अनुक्रमण का अगला अध्याय 2। स्याह काले बादल उमड़ पड़े। दुनिया पल भर में रोशनी से रहित हो गई। दुनिया पर अंतहीन अंधकार छा गया। ऐसा लगा जैसे मौत का पर्दा गिर गया हो। घनी और भयावह आभा की लहरें तुरंत दुनिया में फैल गईं। मौत के उमड़ते काले बादलों के बीच क्षितिज पर एक ऊंचा प्राचीन महल धुंधला सा दिखाई दे रहा था। एक के बाद एक प्राचीन महल के भीतर से खून की लहरें आसमान में उठ रही थीं। काले बादल भयावह लाल रंग उत्सर्जित कर रहे थे। दुनिया इतनी शांत थी कि कुछ कुछ डरावनी लग रही थी।
वहां आवाज का नामो निशान तक नहीं था, वहां मौत जैसी शांति थी। प्राचीन महल समय के उतार चढ़ाव से भरा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे वह प्राचीन काल से आया हो। वह मौत के भंवर की तरह था। चारों ओर फैली हुई अथाह मौत की आभा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। मंथन करने वाले काले बादल धीरे धीरे उसके द्वारा निगले जा रहे थे। काले बादल धीरे धीरे गायब हो गए, लेकिन आसमान और भी ज्यादा उदास और डरावना हो गया। प्राचीन महल के चारों ओर अनगिनत कंकाल तैर रहे थे। सफेद हड्डियों के विशाल विस्तार ने हड्डियों का एक मौत का समुद्र बना दिया। विस्मयकारी प्राचीन महल हड्डियों के बर्फ सफेद समुद्र के ऊपर खड़ा था। यह अवर्णनीय रूप से भयानक और मौत की तरह स्थिर था। भूरे पंखों वाले कुछ मानव कंकाल प्राचीन महल से बाहर उड़े। अथाह मौत की आभा ने आसपास के वातावरण को राजसी ढंग से घेर लिया। वे नीचे समुद्र की गहराई में एक अलग द्वीप को देख रहे थे। यह असीम समुद्र की गहराई में एक अलग द्वीप था। द्वीप पर हरे भरे जंगल वानरों की चीखों और बाघों की दहाड़ से भरे हुए थे। पूरे द्वीप का 90% हिस्सा आदिम जंगल से ढका हुआ था। ऊंचे ऊंचे प्राचीन वृक्ष आकाश और सूरज को ढक रहे थे। खूंखार जानवर और शिकारी पक्षी इधर उधर उड़ रहे थे। यह असभ्य युग का दृश्य था। लेकिन ठीक इसी समय दूर आसमान से एक अपूर्व उदास और घनी मौत की आभा आई। वह द्वीप जो पहले जानवरों की निरंतर दहाड़ से भरा हुआ था, धीरे धीरे शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि द्वीप की गहराई में प्राचीन जानवर रहते हैं। कभी कभी वे गुस्से में कुछ गुर्राहटें निकालते थे। इसके अलावा दुनिया पूरी तरह से शांत थी। द्वीप के समुद्र तट पर बेहोश पड़े जियाओ चेन को भी हड्डियों को चीर देने वाली ठंड महसूस हुई। उसका शरीर अनजाने में कई बार कांप उठा। बहुत समय बाद वह उदास मौत की आभा धीरे धीरे खत्म हो गई। दूर आसमान में सफेद हड्डियों का विशाल विस्तार, वह प्राचीन महल जिसने जीवन के उतार चढ़ाव देखे थे, धीरे धीरे असीम समुद्र के ऊपर आसमान में गायब हो गए। केवल इस समय दुनिया ने धीरे धीरे अपनी जीवन शक्ति वापस पाना शुरू किया। द्वीप की गहराई से दर्जनों ड्रैगन जैसी दहाड़ें गूंजने लगी। तभी पूरा द्वीप धीरे धीरे अपनी पूर्व जीवन शक्ति वापस पा सका। आसमान में चमकता हुआ सूरज ऊपर की ओर लटक रहा था। एक अज्ञात समय के बाद जियाओ चेन अपनी कोमा से जागा। लहरों की आवाज उसके कानों में घुसी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने सामने हरा समुद्र देखा। इस समय वह तपते हुए सुनहरे समुद्र तट पर लेटा हुआ था। तेज धूप की वजह से जियाओ चेन को चक्कर आने लगा और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसका पूरा शरीर दर्द से जल रहा था। उसका मुंह सूख गया था और उसके होंठ फट गए थे। वह बड़ी मुश्किल से उठकर बैठा और इस अपरिचित वातावरण को समझने की कोशिश की। चिलचिलाती गर्मी की लहरें समुद्री हवा की लहरें लेकर आईं, जिसमें मछली और नमकीन गंध भी थी। समुद्री पक्षियों के झुंड नीले समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे और समय समय पर विशाल मछलियां पानी से बाहर निकलती थीं, जिससे बड़ी लहरें उठती थीं। द्वीप की गहराई में सभी प्रकार के जानवरों की दहाड़ें गरजने जैसी कानों को चीर देने वाली थीं। जियो चेन को ऐसा लगा जैसे वह प्रागैतिहासिक युग में लौट आया हो। तट के किनारे हरे भरे नारियल के बाग जमीन पर ठंडी छाया डाल रहे थे। पके हुए भूरे और पीले नारियल एक साथ रखे हुए थे, जो हरी पत्तियों के नीचे विशेष रूप से आकर्षक लग रहे थे। उसके सूखे और कड़वे मुंह में कुछ लार जम गई थी। जियो चेन ने खड़े होने के लिए संघर्ष किया और अस्थिर रूप से आगे बढ़ा। प्रचंड सूर्य की रोशनी रुक गई तथा भूनने से होने वाली जलन अंततः गायब हो गई। हल्की समुद्री हवा बह रही थी, पन्ना हरी पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं। जियाओ चेन को आखिरकार थोड़ी ठंडक महसूस हुई। पके हुए नारियल समय समय पर जमीन पर गिरते थे और पेंग पेंग की आवाज निकालते थे। जियाओ चेन को ऐसा लगा जैसे उसके गले में कोई ज्वाला धधक रही हो। उसे लगा जैसे उसके मुंह से धुआं निकल रहा हो। जियाओ चेन का मुंह और जीभ पूरी तरह सूख चुके थे। उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। वह लड़खड़ाता हुआ नारियल का ढेर उठाकर जमीन पर बैठ गया और प्लॉप की आवाज की। नारियल को तोड़ने के लिए एसेंस का इस्तेमाल करते हुए जियाओ चेन ने बड़े बड़े घूंटों में मीठा नारियल पानी पी लिया। इस तरह का एहसास बहुत ही शानदार था। जियाओ चेन, जो इतना प्यासा था कि जलने वाला था, उसके लिए नारियल का पानी रत्नजड़ित अमृत के बराबर था। वह वास्तव में अमर दुनिया में आया था। जियो चेन का दिमाग अनगिनत विचारों से भरा था। लैन नुओ कहाँ चली गई? और वे प्रसिद्ध लोग, क्या वे सचमुच इस दुनिया में रहते थे? उसका हृदय प्रश्नों से भरा हुआ था। बेशक वह नहीं जानता था कि शाही देवदूत झाओ लिन एर भी इस स्थान में प्रवेश कर चुके थे। अंत में वह चुपचाप जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और अपने माता पिता को अलविदा कह दिया। अब से वह हमेशा के लिए इस नश्वर संसार से अलग हो जाएगा। वह एक निर्णायक व्यक्ति थे। उन्होंने खुद को अपनी निराश भावनाओं को दूर करने के लिए मजबूर किया और इस अपरिचित दुनिया में जीवित रहने के तरीके के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वह रेतीली जमीन पर चुपचाप बैठा था, एक मोटे नारियल के पेड़ से टिका हुआ। जियाओ चेन के शरीर की सतह एक चमकदार और पारदर्शी चमक से टिमटिमा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर धुंधली चमक की एक परत छाई हुई थी। स्वर्ग और पृथ्वी का सार निरंतर एक हो रहा था। नारियल के बाग में आध्यात्मिक ऊर्जा घनी थी। चारों ओर एक हल्की सी बहुरंगी चमक थी। जानवरों की दहाड़ लगातार गूंज रही थी। यह कोई शुद्ध भूमि नहीं थी। अब उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था अपने शरीर को जल्द से जल्द वापस पाना। जियो चेन ने खेती की विधि संचालित की, पौधों के सार को निर्देशित किया और अपने घायल शरीर को ठीक करना शुरू कर दिया। उनकी साधना पद्धति की उत्पत्ति एक रहस्यमय पत्थर के शिलालेख से हुई। वह पीली नदी के किनारे बड़ा हुआ। जब वह 7 साल का था तो उसे अचानक एक दुर्लभ सूखे का सामना करना पड़ा। गांव के सामने पीली नदी लगभग सूख चुकी थी। एक विशाल पत्थर की पट्टिका सामने आई। कीचड़ से छुटकारा पाने के बाद पत्थर की पट्टिका के सामने 4 प्राचीन शब्द उकेरे गए, पीली नदी का शाश्वत दमन। पीली नदी के दोनों किनारों पर एक प्राचीन किंवदंती थी। जब युद्ध ग्रेट बाढ़ को नियंत्रित कर रहा था तो 9वें स्वर्ग से एक दिव्य पत्थर की पट्टिका उतरी और उसने पीली नदी को हमेशा के लिए दबा दिया, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि बाढ़ फिर कभी नहीं आएगी। इसलिए जब पीली नदी के तल से पत्थर की पट्टिका प्रकट हुई तो ग्रामीणों को तुरंत पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही दिव्य पत्थर की याद आ गई।
उन्होंने पत्थर की पट्टिका पर लगी मिट्टी को धोया और हर दिन उसकी पूजा करने के लिए धूप जलाई। उसे साफ करने के बाद पत्थर की पट्टिका के पीछे भी नक्काशी दिखाई दी। वह एक रहस्यमय और जटिल नक्काशी थी। गांव वालों के लिए इसे समझना असंभव था, वे इसे एक दिव्य पुस्तक मानते थे। स्वर्गीय पुस्तक ने युवा जियाओ चेन को अंतहीन कल्पनाओं से भर दिया। हर दिन वह पत्थर की पट्टिका को खाली आंखों से देखता रहता। 2 महीने बाद जब मूसलाधार बारिश लगातार हुई और पीली नदी का जलस्तर बढ़ गया, तो पत्थर की पट्टिका हमेशा के लिए नदी के तल में डूब गई। हालांकि उस समय की रहस्यमय और जटिल नक्काशी पहले से ही छोटे जियाओ चेन के दिमाग में गहराई से अंकित हो चुकी थी। बाद में जब उन्होंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया और साधना के मार्ग पर अग्रसर हुए, तभी उन्हें पता चला कि वह जटिल उत्कीर्णन क्या था। ये स्वर्ग द्वारा प्रदान किया गया एक प्राचीन और रहस्यमय क्यूई प्रशिक्षण आरेख था। जियाओ चेन को नहीं पता था कि वह रहस्यमय पत्थर का शिलालेख उन पौराणिक स्वर्गीय तकनीकों के बराबर था या नहीं। 10 साल की उम्र से ही वह अपनी साधना में दृढ़ था। उसके बाद उसने अगले 10 साल दूसरों से चालें सीखने में बिताए। हालांकि उसने कभी भी अपनी मानसिक साधना पद्धति नहीं बदली। पिछला अनुक्रमण का अगला अध्याय 3। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद जियाओ चेन को बहुत लाभ हुआ था। उसका शरीर लगातार बदल रहा था, उसे एक स्पष्ट भावना थी कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। हालांकि इस क्यूई प्रशिक्षण आरेख में उन्हें आत्मविश्वास माउंट कुनलुन में एक गहन लड़ाई से मिला। वह लैन नुओ के शून्य को तोड़कर चमत्कार देखना चाहता था, लेकिन वह रास्ते में इंपीरियल एंजल के पहरेदारों द्वारा धमकाया नहीं जाना चाहता था। यह उसके जीवन की सबसे दुखद लड़ाई थी। उसने लगातार 13 इंपीरियल आयरन गार्ड को मार डाला और घेराबंदी तोड़ दी। उस दौरान उसने झाओ लिन एर की निजी नौकरानी को भी मार डाला। यह देखा जा सकता था कि रहस्यमय पत्थर पर लिखावट कोई साधारण तकनीक नहीं थी। 10 साल की कठोर साधना ने उसे पहले ही उच्च स्तर तक पहुंचने में मदद की थी। साधना के दिन ब दिन जियाओ चेन की क्यूई प्रशिक्षण आरेख की समझ और भी गहरी होती गई। उसे लगा कि इसमें और भी कुछ होना चाहिए। उसे लगा कि यह साधना तकनीकों का पूरा सेट नहीं है। किंवदंती के अनुसार पीली नदी को दबाने वाला मोनोलिथ 9वें स्वर्ग से उतरा था। हो सकता है कि कोई ऐसा ही मोनोलिथ हो, लेकिन अगर वह और अधिक शिलालेख प्राप्त करना चाहता था तो संभावनाएं बहुत कम थीं। सूर्य की चमक, चंद्रमा का सार, पेड़ पौधों का सार, प्रकृति में ऊर्जा और सभी प्रकार की ऊर्जा का अक्षय भंडार था। जियाओ चेन ने अपने घायल शरीर को पोषण देने के लिए दुनिया के सार को अवशोषित करने के लिए नारियल के बाग में क्यूई प्रशिक्षण तकनीक का संचालन किया। एक धुंधली बहुरंगी रोशनी ने उसके चारों ओर घेरा बना लिया। 4 घंटे बाद जियाओ चेन अपने ध्यान से जागा। उसकी चोटें उतनी गंभीर नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। उसने अनुमान लगाया कि वह 10 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। पश्चिम में लाल सूरज डूब रहा था। समुद्र की सतह पर उसकी आभा बिखरी हुई थी। समुद्र और आकाश एक दूसरे से जुड़े हुए थे। समुद्री पानी और धुंध ने लाल रंग का एक अवशेष बनाया था। बूम बूम बूम। ठीक इसी समय समुद्र तट से लगातार झटके आने लगे। एक दबी हुई आवाज जियाओ चेन के कानों तक पहुंची। उसने अपना सिर घुमाकर देखा और उसका हाव भाव तुरंत बदल गया। समुद्र से एक बहुत बड़ा चांदी का राक्षस रेंगता हुआ किनारे पर आया। उसका शरीर लगभग 50 मीटर लंबा था। वह पहाड़ जितना बड़ा चांदी का मगरमच्छ जैसा दिख रहा था। हालांकि अगर कोई ध्यान से देखे तो वह स्पष्ट अंतर देख पाएगा। इसकी रीढ़ की हड्डी पर, जो कि एक चांदी की पहाड़ी की तरह थी, ठंडी रोशनी से टिमटिमाते हुए 100 से ज्यादा विशाल हड्डी के स्पर थे। हर हड्डी का स्पर 2 मीटर लंबा था। वे एक तीखे भाले की तरह थे जो आकाश को चीरते हुए उसके पिछले हिस्से की रक्षा कर रहे थे। ये वाकई बहुत बड़ा था। इसका पूरा शरीर चांदी के तराजू से ढका हुआ था जो ठंडी रोशनी में टिमटिमा रहे थे। हर तराजू 1 मीटर से ज्यादा लंबा और आधा मीटर चौड़ा था। दूर से देखने पर पूरे शरीर पर ठंडी चमक बिखेरता ये चांदी जैसा विशालकाय प्राणी असाधारण रूप से क्रूर दिखता था। चांदी के रंग के इस क्रूर जानवर के कुल 8 मोटे और शक्तिशाली पंजे थे। पंजों के सिरों पर लगे तीखे पंजे डरावने थे। इसके अलावा उसके सिर पर एक तेज सींग था जो 7 या 8 मीटर लंबा था। ये ठंडी चांदी की चमक के साथ टिमटिमाता था। ये वास्तव में एक अतुलनीय रूप से भयानक और विशाल दुष्ट जानवर था। ये भयावह हरी आंख चक्की के पत्थर के आकार की थी। इसने मशाल की तरह मंद रोशनी उत्सर्जित की जब इसने तट को एक बार स्कैन किया। फिर ये समुद्र तट पर उतरा। उसने डूबते सूरज की ओर अपना विशाल रक्तरंजित मुंह खोला, जिसमें 1 मीटर से भी अधिक लंबे तीखे चौड़े तलवार के आकार के दांतों की एक पंक्ति दिखाई दी। उसने एक अत्यंत भयानक दहाड़ लगाई जिससे आसपास के समुद्री जल में हिंसक रूप से उतार चढ़ाव होने लगा। हवा में मौजूद कई समुद्री पक्षी डर के मारे दूर भाग गए और आसपास के कुछ समुद्री पक्षी सीधे समुद्र में गिर गए। ऐसी शक्ति सचमुच धरती हिला देने वाली थी। हालांकि जियाओ चेन ने पहले ही पल अपने कान ढक लिए थे, लेकिन उसके कान अभी भी सदमे से बज रहे थे। ये बहुत बड़ी गर्जना उसके कानों के पास फटने वाली बिजली की तरह थी। 50 मीटर लंबा विशालकाय खूंखार जानवर डूबते सूरज की ओर दहाड़ने के बाद समुद्र तट पर लेट गया और अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर लीं। ऐसा लग रहा था कि वह यहीं आराम करना चाहता था। जियो चेन को गहरा सदमा लगा। अमर की दुनिया वास्तव में साधारण नहीं थी। पहाड़ की चोटी की तरह दिखने वाले चांदी के विशालकाय को देखकर उसे वह प्राचीन क्रूर जानवर याद आ गया जिसका उल्लेख पीढ़ियों से केवल समुद्र तट की किंवदंती में ही किया जाता था, 8 पंजे वाला तानाशाह ड्रैगन। इस भयावह और डरावने विशालकाय प्राणी का स्वरूप बिल्कुल पौराणिक 8 पंजे वाले तानाशाह ड्रैगन जैसा ही था। किंवदंती के अनुसार वह प्राचीन क्रूर जानवर नदियों और समुद्रों को उलट सकता था। वह बारिश और बादलों को बुला सकता था। एक बार जब कोई जहाज उसके सामने आया तो उसका एकमात्र भाग्य विनाश ही था। ये समुद्र का सबसे क्रूर जानवर था, यहाँ तक कि समुद्र देवता को भी उसका सामना करने पर पीछे हटना पड़ा। एक प्राचीन क्रूर जानवर जो देवताओं के खिलाफ लड़ सकता है, वास्तव में इस दुनिया में मौजूद है। उन प्राचीन किंवदंतियों को याद करते हुए जियो चेन का चेहरा सदमे से भर गया। उसने अमर दुनिया में अपनी आंखों से इस तरह के पौराणिक प्राचीन क्रूर जानवर को देखने की उम्मीद नहीं की थी।
हालांकि यह बहुत दूर था, लेकिन जियाओ चेन पहले से ही भयंकर शैतानी आभा को महसूस कर सकता था। इस विशाल प्राचीन क्रूर जानवर ने अनगिनत समुद्री जीवों को चीर डाला होगा। जियो चेन बहुत ही विवेकशील था। वह खड़ा हुआ और हल्के से अपने पैर हिलाने लगा। वह धीरे धीरे नारियल के बाग की गहराई की ओर चला गया। जब उसे यकीन हो गया कि प्राचीन क्रूर जानवर उसे नहीं देख सकता, तभी वह रुका और दूर से देखने लगा। 8 पंजे वाला तानाशाह ड्रैगन एक चांदी के पहाड़ की चोटी की तरह था। वह 1 इंच भी हिले बिना चुपचाप वहां लेटा हुआ था, जैसे कि वह पत्थर हो गया हो। जियाओ चेन ने अंदाजा लगाया कि यह समुद्र तट शायद उसका आरामगाह होगा। रात में वह शायद यहीं सोता होगा। जब से यह प्राचीन क्रूर जानवर समुद्र तट पर चढ़ा और डूबते सूरज की ओर दहाड़ने लगा, तब से आसपास का आदिम जंगल शांत हो गया। द्वीप की गहराई से समय समय पर केवल जानवर की दहाड़ ही सुनी जा सकती थी। समुद्री हवा धीरे धीरे बह रही थी। सूर्यास्त की चमक गायब होने वाली थी। जियाओ चेन ने समुद्र के किनारे के जंगल में अनगिनत पक्षियों को चौंका दिया। जमीन पक्षियों के अंडों से भर गई थी। उसका भोजन सुरक्षित था। चांदनी पानी की तरह थी। टिमटिमाते तारे, समुद्र की लहरें धीरे धीरे समुद्र तट से टकरा रही थी। नमकीन समुद्री हवा रात की धुंधली रोशनी में धीरे धीरे बह रही थी। जियाओ चेन धीरे धीरे नारियल के बाग में सपनों की दुनिया में प्रवेश कर गया। सुबह सुबह लाल सूरज पूर्व दिशा से उगाया। सुबह की चमक ने समुद्र की सतह पर सुनहरी चमक बिखेर दी। एक आत्मा को झकझोर देने वाली, कान फाड़ देने वाली गर्जना बादलों को चीरती हुई आई। पौराणिक प्राचीन क्रूर जानवर 8 पंजे वाला तानाशाह ड्रैगन इस समय अपना विशाल खूनी मुंह खोल रहा था। उसने उगते सूरज की ओर एक आसमान हिला देने वाली दहाड़ लगाई जो अभी अभी समुद्र से बाहर निकला था। सुबह सुबह शांत नीला समुद्र भारी ध्वनि तरंग के कारण ऊपर नीचे उछलने लगा। आकाश में उड़ रहे समुद्री पक्षी इतने भयभीत हो गए कि वे बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब हो गए। विशाल चांदी के क्रूर ड्रैगन ने एक ही समय में अपने 8 पंजे हिलाए। समुद्र तट से गड़गड़ाहट की आवाजों की एक श्रृंखला प्रसारित हुई, क्योंकि यह धीरे धीरे समुद्र में कदम रखता था। शांत समुद्र तुरंत उबल पड़ा। ऐसा लगा जैसे सुनामी आ गई हो। विशाल लहरें आसमान तक उठ गईं। उस चांदी जैसी क्रूर आकृति ने समुद्र को लगातार हिलाकर रख दिया। जब वह धीरे धीरे दूर चला गया, तब समुद्र धीरे धीरे शांत हुआ। ज्वार आया और गिरा। समुद्र का पानी तट पर क्रूर ड्रैगन द्वारा छोड़े गए निशानों को धो गया। पिछला अनुक्रमण का अगला अध्याय 4। जियाओ चेन नारियल के बाग की गहराई से बाहर आया और असीम समुद्र को निहारा। उसने समुद्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाले उस विशाल प्राणी के भयानक दृश्य की कल्पना की। ये वास्तव में एक अद्वितीय जानवर था। एक रात आराम करने के बाद जियाओ चेन को बहुत बेहतर महसूस हुआ। अगर वह कोई जोरदार व्यायाम नहीं करता, तो उसकी हरकतें अब बाधित नहीं होती। वह समुद्र तट पर खड़ा था और सुबह के सूरज का सामना कर रहा था। वह सांसारिक सार को इकट्ठा करने और प्राचीन मोनोलिथ पर रहस्यमय आरेख का अभ्यास करने लगा। उसका पूरा शरीर एक देवदार के पेड़ की तरह स्थिर था। सुबह की कोमल धूप जियाओ चेन के शरीर पर चमक रही थी। उसकी सांसें लंबी और स्थिर थीं। एक के बाद एक प्रकाश की छोटी छोटी किरणें जो दिखाई नहीं दे रही थी, उसकी त्वचा से उसके शरीर में प्रवेश कर रही थीं और उसके शरीर में खुशी से तैर रही थी। जियाओ चेन साधना के मार्ग में बहुत प्रतिभाशाली था। जब से वह छोटा था, वह रहस्यमय क्यूई प्रशिक्षण आरेख का अभ्यास कर रहा था। एक विशाल और पवित्र महल ने पहले ही उसके लिए अपने दरवाजे खोलने शुरू कर दिए थे। उगता हुआ सूरज बहुरंगी रोशनी से चमक रहा था। जियाओ चेन ने अपनी सांसों के बीच के अंतराल को एक लय के रूप में इस्तेमाल किया। हर बार जब वह सांस लेता था, तो वह सुनहरी धूप को अपने शरीर में निर्देशित करता था। वह इसे अपने मांस से गुजरने देता था और अपने आंतरिक अंगों और हड्डियों में प्रवेश करता था। उसके शरीर का हर इंच सुनहरी रोशनी से भर गया था। उसके बाद जब वह सांस छोड़ता, तो उसके आंतरिक अंगों, हड्डियों और मांस में मौजूद अशुद्ध सार उसकी त्वचा के माध्यम से उसके शरीर से बाहर निकल जाता। उनका मांस और रक्त लगातार शुद्ध ऊर्जा द्वारा शुद्ध और बेहतर होते जा रहे थे। उनका शरीर दिन ब दिन, साल दर साल बदल रहा था। साधना का सार मानव शरीर की बेड़ियों को लगातार तोड़ना था। इसका उद्देश्य स्वयं के निरंतर परिवर्तन और उदात्तीकरण को महसूस करना था। जियो चेन को पक्का विश्वास था कि एक दिन वह भी उन मशहूर लोगों की तरह जीवन और मौत के बीच की सीमा को तोड़कर अमरता के महान दायरे में कदम रख सकेगा। सुबह की लहरें कम होने के बाद समुद्र तट सीपियों, झींगों, केकड़ों, समुद्री अर्चिन और कुछ जीवंत मछलियों से अटा पड़ा था। इसने जियाओ चेन के नाश्ते को अतुलनीय रूप से शानदार बना दिया। नारियल के बाग के पास एक लौ टिमटिमा रही थी। उसके ऊपर एक खोल था जो वॉश बेसिन के आकार का था। अंदर नारियल का रस पहले से ही उबल रहा था। समुद्री भोजन पहले से ही एक आकर्षक सुगंध छोड़ रहा था। शानदार नाश्ते का आनंद लेने के बाद जियाओ चेन ने आसपास के इलाके और वातावरण की जांच करने का फैसला किया। वह रहने के लिए एक अस्थायी जगह ढूंढना चाहता था। नारियल के बाग से गुजरने के बाद एक और भी घना जंगल था। वह जगह हरियाली से भरपूर और जीवन शक्ति से भरपूर थी। वनस्पति अतुलनीय रूप से समृद्ध थी। वहां स्वर्ग के नजारे दिखाने वाले पेड़, सफेद लकड़ी के पेड़, पीले पेड़, जैतून के पेड़, ताड़ के पेड़, रबर के पेड़ आदि थे। ये समुद्री पक्षियों का निवास स्थान था। जब जियाओ चेन ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया, तो घने जंगल से अनगिनत पक्षी डरकर उड़ गए। हजारों हजारों समुद्री पक्षी जंगल में चक्कर लगाते हुए आसमान में चहचहा रहे थे। पक्षियों के पंख एक के बाद एक नीचे उड़ते हुए आसमान में भर गए। जमीन पक्षियों के मल की मोटी परत से ढकी हुई थी। शाखाओं और जमीन पर हर जगह घोंसले थे। पक्षियों के अंडे हर जगह देखे जा सकते थे और कई युवा पक्षी भोजन के लिए दयनीय रूप से रो रहे थे। अनगिनत वयस्क समुद्री पक्षी लगातार चक्कर लगा रहे थे और चीख रहे थे। घने जंगल से गुजरने के काफी समय बाद ही वह स्थान धीरे धीरे सामान्य हो पाया। 3-4 किलोमीटर और चलने के बाद जियाओ चेन एक आदिम जंगल में पहुंच गया। 1000 साल पुराने प्राचीन पेड़ों की जड़ें आपस में गुंथी हुई थी और 100 साल पुरानी लताएं आपस में गुंथी हुई थी। ये जगह एक घना जंगल था और यहाँ खूंखार जानवर घूमते रहते थे।
गर्जन। एक क्रूर कृपाण दांतेदार बाघ दहाड़ता हुआ जियाओ चेन की ओर झपटा और अपने भयानक नुकीले दांत दिखाते हुए आगे बढ़ा। उसने अपना शरीर घुमाया, अपना पैर घुमाया और अपनी पूरी ताकत से अपना दाहिना पैर घुमाया, जिससे क्रूर बाघ जमीन पर गिर गया। और ठीक इसी समय कुछ ही दूरी से एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी। 5 मीटर लंबा 2 सिर वाला हिंसक बंदर तेजी से आया। उसका शरीर लंबा राक्षसी था, घने काले बाल थे और 2 भयावह सिर थे। वह असाधारण रूप से डरावना लग रहा था। जियो चेन इन विचित्र जानवरों को भड़काना नहीं चाहता था, इसलिए वह जल्दी से घूम गया और पहाड़ी जंगल में भाग गया। इस बीच उस कृपाण दांतेदार बाघ का सामना जुड़वां सिर वाले हिंसक बंदर से हुआ। गर्जन। बाघ की दहाड़ अचानक बंद हो गई। जियाओ चेन ने अपना सिर घुमाकर एक त्वरित नजर डाली और एक खूनी दृश्य देखा। जुड़वां सिर वाले हिंसक बंदर ने वास्तव में अपने नंगे हाथों से उस कृपाण दांतेदार बाघ को चीर डाला। घने काले फर से ढका विशाल शरीर खून से लथपथ था। जियो चेन बिजली की तरह तेज भागा। अब वह बहुत ज्यादा सतर्क था और सभी तरह के विचित्र जानवरों से बचता था। वह उनका सीधे सामना नहीं करना चाहता था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद जियाओ चेन ने कई पौराणिक जानवर देखे जो केवल किंवदंतियों में ही दिखाई देते हैं। उसने कई खूनी दृश्य भी देखे। एक बार उन्होंने एक पंख वाले दिव्य तेंदुए को 2 विशाल हाथियों को फाड़ते हुए देखा और एक विशाल एक सींग वाले अजगर को 3 क्रूर बाघों को खाते हुए देखा। अंतहीन आदिम जंगल में घूमते समय जियाओ चेन को अक्सर कुछ टूटी हुई हड्डियां दिखाई देती थीं। बाघों, शेरों और हाथियों की हड्डियां थीं और कई अज्ञात विशाल कंकाल भी थे। टूटे हुए कंकाल 7 से 8 मीटर लंबे थे और वे जंगल की घास में छिपे हुए थे। वे असाधारण रूप से भयानक लग रहे थे। गर्जन। अचानक पहाड़ की गहराई से एक जोरदार गर्जना की आवाज आई। यह आवाज कानों को चीर देने वाली थी और यह सोने और टूटी चट्टानों को चीरती हुई सीधे आसमान तक पहुंच गई। इससे हजारों जानवर चौंक गए और पर्वत श्रृंखला की गहराई में अराजकता फैल गई। जियाओ चेन भी इस हद तक हिल गया था कि उसकी क्यूई और खून में उथल पुथल मच गई थी। उसका शरीर कांप उठा और उसके कान के पर्दे लगभग फट गए। यहाँ तक कि पौराणिक ड्रैगन की दहाड़ भी इससे अधिक कुछ नहीं थी, है ना? ये दहाड़ निश्चित रूप से प्राचीन जानवर 8 पंजे वाले तानाशाह ड्रैगन की दहाड़ से कम नहीं थी। ये कल्पना करना कठिन था कि वह किस प्रकार का जानवर था। जियो चेन मन ही मन आशंकित था। उसने पहले ही द्वीप के किनारे 2 शक्तिशाली जानवरों को खोज लिया था। समुद्र के बीच में स्थित ये द्वीप वास्तव में अतुलनीय रूप से रहस्यमय था। अभी तक उसकी चोटें ठीक नहीं हुई थी, इसलिए उसने आगे बढ़ने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। अंत में जियो चेन को द्वीप के बाहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य लाभ के लिए एक उपयुक्त स्थान मिल गया। ये जगह समुद्र तट से सिर्फ 2-3 मील की दूरी पर थी। यह 8 पंजे वाले तानाशाह ड्रैगन के विश्राम स्थल के बहुत करीब थी। नतीजतन आम जानवर जल्दबाजी में उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। एक स्वच्छ जलधारा जैस्पर बेल्ट की तरह बह रही थी और वह जंगल के बीच में जमा होकर एक छोटी सी झील का रूप ले रही थी जो नीलम की तरह स्वच्छ और पारदर्शी थी। ऊंचे और घने जंगल ने छोटी झील को चारों ओर से घेर रखा था, जिससे चिलचिलाती धूप से बचा जा रहा था और पर्याप्त छाया फैली हुई थी। छोटी झील के आसपास विस्टेरिया के पौधे लगे हुए थे। तरह तरह के अनजान फूल खिले हुए थे और फूलों की खुशबू हवा में फैल रही थी। पक्षियों की मधुर चहचहाहट के अलावा ये वाकई ठहरने के लिए एक अच्छी जगह थी। इसके अलावा आसपास बहुत सारे फलों के पेड़ थे। न केवल ऊंचे नारियल के पेड़ थे, बल्कि थोड़े छोटे अनानास, नींबू, लीची आदि भी थे। शाखाएं फलों से लदी हुई थीं और मीठे फलों की खुशबू जंगल में फैल रही थी। यह असाधारण रूप से आकर्षक था। जियाओ चेन ने कुछ ही दूरी पर एक बांस का जंगल पाया। इस शर्त पर कि उसकी चोटें प्रभावित नहीं होंगी, उसने सावधानी से अपनी ऊर्जा प्रसारित की। उसने पत्थर की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके बांस की कतारों को काटा और उन्हें वापस ले आया। उसके बाद उसे कुछ लचीली और सख्त लताएं मिलीं। नीलम जैसी छोटी झील के किनारे जियाओ चेन ने एक बांस का घर बनाया और अंदर एक बांस का बिस्तर लगाया। हरा और चमकदार घर पौधों की खुशबू से भरा हुआ था। ये बहुत सुंदर और आरामदायक लग रहा था। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि समुद्र में मौसम अप्रत्याशित था। दोपहर में पहले बादल रहित आसमान पलक झपकते ही धुंधला और उदास हो गया। बहुत सारे काले बादल जल्दी ही छा गए। रंबल, काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और टापू के ऊपर आसमान में गड़गड़ाहट होने लगी। भारी बारिश होने लगी। जियाओ चेन को खुशी हुई कि उसने समय पर बांस का घर बना लिया। खिड़की के बाहर बारिश के पर्दे को देखते हुए उसके विचार उड़ रहे थे। अमरलोक में प्रवेश करने के बाद वह उन लोगों के बारे में सोचता रहा जिन्होंने इस शून्य को तोड़ दिया और नश्वर संसार में अपना गौरवशाली नाम छोड़ गए। क्या वह उनसे एक दिन मिल पाएगा? डुगु क्यूबाई ने तलवार हाथ में लेकर दुनिया को देखा और छहों दिशाओं में घूम गया। उसके लिए एक योग्य प्रतिद्वंद्वी मिलना मुश्किल था। ली जुनहुआन, लिटिल ली फ्लाइंग डैगर, कभी नहीं चूका, ब्लेड ने शून्य को तोड़ दिया। शिफ एक्सुआन, स्वच्छ शरद ऋतु का पानी और दिव्य जैद हड्डियां, पीढ़ी की गर्वित परी। बीएन, स्वर्ग और पृथ्वी की बुद्धि, एक परी की तरह फुर्तीला। पैंगबान, अतुलनीय दानव सम्राट, दाओ हृदय दानव, शाश्वत निवारण। लैंग फानयुन, भावना की चरम सीमा और तलवार की चरम सीमा। भावना के कारण तलवार का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने तलवार का इस्तेमाल किया। वे शानदार नाम एक एक करके जियाओ चेन के दिमाग में आए। चूंकि वे लोग पहले से ही इस दुनिया में अनंत काल तक रहते थे, इसलिए उसे विश्वास था कि अगर भविष्य में उसे मौका मिला तो वह वाकई उनसे मिल सकता है। ये निश्चित रूप से एक भ्रामक फूल नहीं था। पिछला अनुक्रमण का अगला अध्याय 5। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। जियाओ चेन की चोटें बहुत जल्दी ठीक हो गईं। अगले 6 या 7 दिनों में वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। शाम को जंगल में आग नाच रही थी। बांस की तलवार पर चिपका जंगली खरगोश तब तक भून चुका था जब तक वह सुनहरा और चमकदार नहीं हो गया था। तेल आग पर टपक रहा था और चटचटाहट की आवाज कर रहा था। समुद्री नमक समान रूप से नमीयुक्त हो गया था और जंगल में मोहक सुगंध फैल रही थी। बांस के चाकू का उपयोग करके जियाओ चेन ने शेल प्लेट पर सुनहरे और चमकदार जंगली खरगोश को काट दिया।
फिर उसने विभिन्न जंगली फलों को धोया जो उसने तोड़े थे और उन्हें काट दिया। उसने कुछ फलों की प्लेटें सजाईं और उन पर एक कप नारियल का रस डाला। फिर उसने अपने खाने का आनंद लेना शुरू कर दिया। खरगोश का मुलायम, चिकना और कोमल मांस उसके मुंह में खुशबू से भर गया। साथ ही तरह तरह के मीठे और ताजगी भरे जंगली फलों ने उसकी भूख को और बढ़ा दिया। सूर्यास्त की चमक गायब हो गई और रात हो गई। हालांकि समुद्र का किनारा शांत नहीं हुआ और शोर और भी तेज होता गया। आज शाम से ही 8 पंजे वाला तानाशाह ड्रैगन न जाने क्यों समुद्र के किनारे लगातार दहाड़ता रहा। अब तो उसने एक ऐसी गर्जना भी निकाली जो कानों को बहरा कर देती थी। उसने नीले समुद्र और पहाड़ी जंगल को हिला दिया। उसकी गति बेहद भयानक थी। यहाँ तक कि जब आकाश टिमटिमाते तारों से भरा हुआ था तब भी प्राचीन क्रूर जानवर समुद्र तट पर लगातार दहाड़ रहे थे, जो पहले से बहुत अलग था। जियाओ चेन बहुत आश्चर्यचकित था। वह समुद्र तट पर दमनकारी ड्रैगन की दहाड़ से आकर्षित था। चांदनी रात में वह समुद्र के किनारे नारियल के बाग में पहुंचा। 50 मीटर लंबे 8 पंजे वाले तानाशाह ड्रैगन का पूरा शरीर चांदी की रोशनी से टिमटिमा रहा था। यह एक चांदी की पहाड़ी की तरह लग रहा था। उस तीखे सींग, पीठ पर लगी हड्डियों की कीलों और ठंडी रोशनी से चमकते 8 विशाल पंजों के अलावा वह अत्यंत क्रूर और भयावह दिखता था। इस समय गगनभेदी दहाड़ धीरे धीरे कम हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि प्राचीन क्रूर जानवर इस समुद्र तट पर हिंसक रूप से संघर्ष कर रहा था, जिसके कारण समुद्र तट गड्ढों और विशाल और भयानक गहरी खाइयों से भरा हुआ था। जियो चेन की निगाहें गहराई से आकर्षित थीं। समुद्र तट पर दुष्ट ड्रैगन के बगल में एक पवित्र चमक टिमटिमा रही थी। करीब से देखने पर पता चलता है कि यह वास्तव में 2 ड्रैगन के अंडे थे। अंडे का छिलका चक्की के पत्थर के आकार का था, जो जेड की तरह चमकदार और पारदर्शी था, तथा उसमें से चमकदार बहुरंगी रोशनी निकल रही थी। प्राचीन क्रूर ड्रैगन ने वास्तव में अंडे दिए। जियो चेन को गहरा सदमा लगा। उसे आखिरकार पता चल गया कि दुष्ट ड्रैगन इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा था। 8 पंजे वाले तानाशाह ड्रैगन ने समुद्र तट पर एक बड़ा गड्ढा खोदा और ध्यान से 2 ड्रैगन अंडों को उसके अंदर दफना दिया। देर रात समुद्र तट पर अंततः शांति छा गई। आकाश तारों से भरा हुआ था, शानदार और भव्य। जियाओ चेन झील के किनारे अपने घर लौट आया और 4 घंटे तक खेती की। उसके बाद वह बांस की झोपड़ी में घुस गया, जिससे पौधों की खुशबू आ रही थी, और धीरे धीरे बांस के बिस्तर पर सो गया। वह दिन का अधिकांश समय प्रशिक्षण में बिताते थे, क्योंकि वह जानते थे कि चाहे वह नश्वर संसार हो या अमर प्राणियों की इस अज्ञात दुनिया, केवल तभी जब व्यक्ति की अपनी शक्ति पर्याप्त रूप से मजबूत होगी, वह बेहतर जीवन जीने में सक्षम हो सकेगा। सुबह सुबह ज्वार भाटा बढ़ने लगा और लहरें उठने लगी। प्राचीन क्रूर जानवर 8 पंजे वाला तानाशाह ड्रैगन बहुत पहले ही चला गया था। जियो चेन ने समुद्र तट पर वह बड़ा गड्ढा खोदा और उसने तुरंत एक शानदार चमक बिखेरी। चक्की के पत्थर के आकार के 2 ड्रैगन अंडे प्रकट हुए। अंडे का छिलका चमकीला और पारदर्शी था, मानो उसे बेहतरीन मटन फैट जैद से तराशकर बनाया गया हो। ये रहस्यमयी चांदी की रोशनी से टिमटिमा रहा था। ड्रैगन के अंडे हमेशा से केवल किंवदंतियों में ही दिखाई देते थे। अब ये जियो चेन की आंखों के सामने प्रकट हुआ। उसने अपनी हथेली को ड्रैगन के अंडे की ओर घुमाया। चांदी की रोशनी टिमटिमा रही थी, लेकिन ड्रैगन के अंडे को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा था। जियो चेन बहुत हैरान था। उसने अपनी हथेली का बल बढ़ाया और उसे फिर से नीचे पटक दिया। काचा जेड जैसे अंडे के छिलके पर एक बड़ी दरार दिखाई दी। जियो चेन को बिल्कुल भी दोषी महसूस नहीं हुआ। किंवदंतियों के अनुसार दुष्ट ड्रैगन समुद्र देवता के खिलाफ लड़ने में सक्षम था। ये समुद्र का सबसे क्रूर शासक था। हर दिन यह अनगिनत जीवों को चीरता था। चमकदार और पारदर्शी ड्रैगन अंडा अंततः टूट गया और अंदर की चांदी की चमक चकाचौंध कर रही थी। अंडे का सफेद भाग पूरी जमीन पर बह गया और बहुत जल्दी रेतीली जमीन में समा गया। इसने चांदी के अंडे की जर्दी के मूल को प्रकट किया। जर्दी की सतह पर प्रकाश बह रहा था। उससे दीप्तिमान चमक उत्पन्न हुई। जियाओ चेन के कानों में एक हल्की सी ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ड्रैगन के अंडे से एक चांदी जैसी रोशनी निकल रही थी। यह एक छोटा सा दुष्ट ड्रैगन था जो अपने नुकीले दांत दिखा रहा था और अपने पंजे लहरा रहा था। यह अत्यंत तीव्र जीवन शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। यह था ड्रैगन का सार। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस चांदी जैसी रोशनी वाली गेंद को निगल लिया। ठीक उसी क्षण जियाओ चेन को लगा जैसे उसकी आत्मा प्रज्वलित होने वाली है। एक उफनती हुई जीवन शक्ति हिंसक रूप से उसके शरीर पर हमला कर रही थी। प्राचीन क्रूर जानवर द्वारा दिए गए ड्रैगन अंडे में अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली जीवन शक्ति थी। आखिरकार ये भविष्य में एक क्रूर ड्रैगन बनने वाला था। जन्मजात जीवन शक्ति अतुलनीय रूप से प्रचुर थी। चांदी की रोशनी जियाओ चेन के शरीर के चारों ओर एक उग्र ज्वाला की तरह घूम रही थी। ये ड्रैगन अंडे में निहित सार था। यह अक्षय जीवन शक्ति थी। उसका शरीर लगभग पारदर्शी हो गया था। कोई भी व्यक्ति उसके क्यूई सागर में एक चांदी जैसा दुष्ट ड्रैगन डूबता हुआ देख सकता था। मानो वह आकर्षित हो रहा था। टूटे हुए ड्रैगन अंडे में बचा हुआ ड्रैगन सार जियो चेन के शरीर की ओर इकट्ठा हो गया। वह उसके शरीर में मौजूद ड्रैगन छाया के साथ विलीन होना चाहता था। जियो चेन को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर टूटने वाला है। उसकी आत्मा और शरीर टूटने के कगार पर लग रहे थे। ठीक इसी समय पीली नदी दमन की प्राचीन प्रतिमा उसके हृदय में प्रकट हुई। स्वर्ग द्वारा प्रदान की गई क्यूई प्रशिक्षण योजना ने अपने आप काम करना शुरू कर दिया। जियाओ चेन ने बहुत दर्द सहा क्योंकि उसने अपने शरीर में हो रही विचित्र घटना को देखा। उसके शरीर में ड्रैगन की छाया धीरे धीरे परिष्कृत हो रही थी। आधा दिन बीत जाने के बाद उसके शरीर के चारों ओर की धड़कती रोशनी अंततः कम होने लगी। उसके शरीर में मौजूद चांदी जैसा दुष्ट ड्रैगन गायब हो गया था। यह वास्तव में एक दाने के आकार के चांदी जैसे प्रकाश के कण में बदल गया था। यह उसके बाएं पैर पर शांग हिल एक्यू पॉइंट में डूबा हुआ था। शांग हिल एक्यू पॉइंट टखने के नीचे के गड्ढे में स्थित था। प्रकाश का चांदी जैसा धब्बा अंदर रुक गया, जिससे यह एक्यू पॉइंट भगवान जैसा लग रहा था। अन्य एक्यू पॉइंट की तुलना में यह अंधेरी रात में एक चमकते हुए दीपक की तरह था। 4 घंटे बाद जियाओ चेन ने अपनी आंखें खोलीं।
हालांकि उसने पौराणिक ड्रैगन का अंडा खा लिया था, लेकिन उसकी साधना बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी थी। जियाओ चेन गहरी सोच में डूबा हुआ था। विशाल ड्रैगन सार वास्तव में प्रकाश के एक चांदी के धब्बे में बदल गया और उसके बाएं पैर पर शांघिल एक्यू पॉइंट में बस गया। यह एक्यू पॉइंट मानव शरीर के 365 मुख्य एक्यू पॉइंट में से एक था। अगर हर मुख्य एक्यू पॉइंट पर प्रकाश का ऐसा एक बिंदु होता तो किस तरह के बदलाव होते। पश्चिम में लाल सूरज पहले ही अस्त हो चुका था। समुद्र की गहराई से ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दे रही थी। शांत समुद्र दो भागों में बढ़ गया था। विशाल सफेद लहरें दोनों ओर लुढ़क रही थीं। ये स्पष्ट था कि प्राचीन क्रूर जानवर लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। पिछला अनुक्रमण का अगला अध्याय 6। जियो चेन चिल्लाया, अच्छा नहीं, और जल्दी से समुद्र के किनारे जंगल की ओर भाग गया। 8 पंजे वाला तानाशाह ड्रैगन वापस आ गया था। उसे जल्द से जल्द खुद को छिपाना था, अन्यथा वह निश्चित रूप से एक दुखद मौत मर जाएगा। सौभाग्य से जब तानाशाह ड्रैगन की विशाल छाया समुद्र में दिखाई दी तो जियो चेन पहले ही आदिम जंगल में भाग गया था। कुछ ही देर बाद ड्रैगन की दहाड़ ने आसमान को हिला दिया। भले ही वह कई मील दूर था, लेकिन वह विशाल दहाड़ अभी भी सोने को भेदने और चट्टानों को तोड़ने में सक्षम थी। यह एक स्वर्गीय गड़गड़ाहट की तरह था जिसने रक्त और क्यूई को हिला दिया। 8 पंजे वाला तानाशाह ड्रैगन पागल हो गया। उसने पाया कि उसके एक ड्रैगन अंडे को नष्ट कर दिया गया था। ये समुद्र के किनारे लगातार दहाड़ता रहा। उसकी तेज दहाड़ ने तुरंत ही शांत समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें पैदा कर दी। इसके तुरंत बाद तानाशाह ड्रैगन ने पास ही स्थित विशाल नारियल के बाग को नष्ट कर दिया। वह प्राचीन जानवर पहाड़ जितना विशाल था। उसका पूरा शरीर चांदी की लपटों से धधक रहा था। अंत में वह द्वीप पर घने जंगल की ओर बढ़ा। उसका 50 मीटर लंबा विशाल ड्रैगन शरीर एक भयावह आभा के साथ फट पड़ा। वह जहां भी जाता उसे कोई नहीं रोक सकता था। पेड़ कतारों में गिर गए। धरती हिंसक रूप से कांपने लगी। जंगल इतना हिल गया कि पत्ते हवा में लहराने लगे। जंगल के पक्षी चीखने लगे और डरकर उड़ गए। जंगली जानवर घबराकर भाग गए। जियो चेन के पास भी भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह घने जंगल में अपना ठिकाना बदलता रहा। 8 पंजे वाला तानाशाह ड्रैगन वाकई बहुत भयानक था। वह अजेय था। कोई भी बाधा उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती थी। यह अज्ञात था कि यह संयोग था या प्राचीन जानवर वास्तव में बारिश और बादलों को बुला सकता था। लेकिन आकाश जल्दी ही काला हो गया। अंतहीन काले बादलों ने द्वीप के ऊपर आकाश को ढक लिया। इसके तुरंत बाद बिजली चमकने लगी और गरज के साथ बारिश हुई। एक भयंकर तूफान आया। विशाल बिजली ने बेतहाशा नृत्य किया। समुद्र की सतह से एक तूफान आया। इसने तुरंत कई ऊंचे पेड़ों को तोड़ दिया और इससे भी ज्यादा पेड़ उखड़ गए। उन्हें धुंधले आसमान की ओर फेंक दिया गया जहां भारी बारिश हो रही थी। इसके तुरंत बाद वे आकाश में विशाल बिजली की वजह से टुकड़े टुकड़े हो गए। ये दुनिया के अंत का दृश्य था। धरती पर अंधेरा छा गया। भयंकर तूफान लगातार जारी रहा। पेड़ टूट गए और जंगल नष्ट हो गए। उस प्राचीन जानवर की दहाड़ आसमान में गरजने वाली गड़गड़ाहट के समान थी। इस तूफानी रात में 8 पंजे वाले तानाशाह ड्रैगन का विशाल शरीर एक धधकती चांदी की लौ से धड़क रहा था। वह घने जंगल में बेकाबू होकर भाग रहा था। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रहा था। आदिम जंगल में अराजकता थी। अनगिनत जानवर अव्यवस्था में भाग रहे थे। आमतौर पर देखे जाने वाले शेर, बाघ और हाथियों के अलावा कई अन्य क्रूर प्रजातियां भी थीं। उदाहरण के लिए दिव्य पंखों वाला एक शेर, एक सींग वाला एक विशाल सांप, एक हाथी जितना लंबा, 3 आंखों वाला भेड़िया, 2 से 3 मीटर लंबा सुनहरा सेंटीपीड। वहां कई आदिम जानवर भी थे जो प्राचीन पुस्तकों में दर्ज डरावने जानवरों जैसे लगते थे। वे हवा की तरह दौड़ते थे और गरजते थे। यहाँ तक कि बाघ और शेर भी डरकर उनके लिए रास्ता बना देते थे। जियो चेन को बहुत आश्चर्य हुआ। ये कैसा द्वीप था। वहां वास्तव में बहुत सारे प्राचीन जानवर थे। ये स्थान राजा का चेन भी था। आसमान में ऊपर बिजली चमक रही थी और गरज के साथ बारिश हो रही थी। मूसलाधार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और तेज हवा अभी भी चल रही थी। कई भागते हुए जानवर तेज हवा के साथ आसमान में उड़ गए और पूरी तरह से गायब हो गए। उसे न केवल प्राचीन क्रूर ड्रैगन से बचना था, बल्कि उसे सभी प्रकार के महान उजाड़ियों जानवरों के हमलों से भी बचना था। एक बार ऐसा हुआ जब वह एक विरल वन क्षेत्र में भाग गया। वह लगभग एक तूफान द्वारा आकाश में उड़ा दिया गया था। वह अपने शरीर को कुचलने से केवल एक कदम दूर था। 8 पंजे वाला तानाशाह ड्रैगन रात भर तबाही मचाता रहा। उसके बाद वह द्वीप की गहराई की ओर भागा। पहाड़ की गहराई में स्थित वह क्षेत्र अराजकता में था। 8 पंजे वाले तानाशाह ड्रैगन की गुस्से भरी दहाड़ के अलावा एक और जानवर की दहाड़ गूंजी। ये वास्तव में 8 पंजे वाले तानाशाह ड्रैगन की दहाड़ से कमतर नहीं थी। दोनों दहाड़ें उठती गिरती रहीं। वे तेज गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती दिख रही थीं। कुछ ही देर बाद पहाड़ों की गहराई में जानवरों के बीच लड़ाई की भयानक दहाड़ गूंज उठी। 2 अलग अलग तरह की गगनभेदी दहाड़ ने वास्तव में आसमान में गड़गड़ाहट को दबा दिया। जियाओ चेन बहुत हैरान था। वास्तव में एक जानवर था जो प्राचीन जानवर 8 पंजे वाले तानाशाह ड्रैगन के खिलाफ मुकाबला कर सकता था। ये द्वीप वास्तव में रहस्यमय था। गर्जन गर्जन, दोनों क्रूर जानवर एक दूसरे से बराबरी पर थे। वे पहाड़ की चोटी की गहराई में लगातार दहाड़ रहे थे। युद्ध अतुलनीय रूप से तीव्र लग रहा था। वह पहाड़ की चोटी कांप रही थी। हजारों जानवर चौंक गए और दुख में चिल्लाने लगे। यह एक उन्मत्त बरसात की रात थी। गरज और बिजली चमक रही थी और तूफान गरज रहा था। 2 प्राचीन जानवर भयंकर युद्ध कर रहे थे। हजारों जानवर दहाड़ रहे थे और अव्यवस्था में इधर उधर भाग रहे थे। केवल जब भोर हुई और बारिश का तूफान रुका तब दोनों जानवरों के बीच युद्ध समाप्त हुआ। 8 पंजे वाला तानाशाह ड्रैगन भारी चोटों के साथ लौटा। उसने पहाड़ के जंगल को हिला दिया और पत्तियों को बेतहाशा उड़ने पर मजबूर कर दिया। उसके शरीर पर चांदी की लपटें चमक रही थीं। उसके शरीर पर कई भयानक घाव दिखाई दे रहे थे। उसके शल्क का एक बड़ा टुकड़ा गिर गया था और उसके शरीर के कई हिस्से बुरी तरह क्षत विक्षत हो गए थे।
उसके 8 बड़े बड़े पंजों में से 3 इस हद तक जख्मी हो गए थे कि वे जमीन को छूने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हालांकि उसके सिर पर 7-8 मीटर लंबा नुकीला सींग दुश्मन जानवर के खून से सना हुआ था, लेकिन उसमें दरारें भी पड़ गई थीं। कोई कल्पना कर सकता है कि लड़ाई कितनी हताशा भरी थी। जियो चेन को दुश्मन जानवर की उत्पत्ति का पता नहीं था। इसने वास्तव में 8 पंजे वाले तानाशाह ड्रैगन को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वह ये भी नहीं जानता था कि 2 जानवरों के बीच कौन जीता। 8 पंजे वाले तानाशाह ड्रैगन की वापसी के बाद जंगल का ये हिस्सा तुरंत फिर से अराजक हो गया। हजारों जानवर भाग गए। जियो चेन ने ये सब देखा। उसने प्राचीन जानवरों की शक्ति को गहराई से महसूस किया। ये वास्तव में अतुलनीय रूप से भयानक था। तानाशाह ड्रैगन उसके घायल शरीर को घसीटता हुआ धीरे धीरे दूर चला गया। और ठीक इसी समय द्वीप के ऊपर आसमान में छाए काले बादल भी धीरे धीरे छंट गए। तेज हवा और भारी बारिश बंद हो गई। आसमान पहले से ही चमकीला था, सुबह हो चुकी थी। हिंसक हवा और भारी बारिश की एक रात ने जंगल के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया। कल रात की अराजकता में और भी कई जानवर मारे गए। आदिम जंगल पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। सुबह के सूरज की चमक जंगल पर अपनी चमक बिखेर रही थी। पत्तियों और फूलों पर बारिश की बूंदें रोशनी में चमक रही थीं और पारदर्शी थीं। वे जमीन पर लुढ़कते मोतियों की तरह लग रही थीं। ताजी हवा ठंडी और तरोताजा थी। ये सुबह जोश और उत्साह से भरी हुई थी। कल रात के भयानक तूफान के बाद आखिरकार एक शांतिपूर्ण और सुकून भरी सुबह की शुरुआत हुई। जियाओ चेन टूटी शाखाओं और मुरझाए पत्तों के ऊपर से चलता हुआ बारिश के बाद ताजी हवा का आनंद ले रहा था। अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आंखों से गहरी दिव्य चमक की 2 किरणें फूट पड़ीं। नीलमणि की तरह साफ एक छोटी सी झील के किनारे एक बहुत ऊंचा पेड़ था। एक शाखा पर एक सफेद घूंघट लटका हुआ था जो हवा के साथ लहरा रहा था। इस निर्जन जंगल में ये बहुत ही आकर्षक लग रहा था। पिछला अनुक्रमण का अगला अध्याय 7। जियाओ चेन जल्दी से उस पुराने पेड़ पर चढ़ गया और घूंघट पकड़ लिया। ये घूंघट ऐसा लग रहा था जैसे चेहरा ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चिकना और अतुलनीय रूप से मुलायम था, पंख के समान हल्का। इसे सबसे बेहतरीन रेशमी कपड़ा कहा जा सकता है। उस पर एक स्पष्ट फीनिक्स कढ़ाई की गई थी। जब जियाओ चेन ने इसे ध्यान से देखा तो ये बहुत सजीव लग रहा था। अचानक जियाओ चेन को कुछ याद आया और एक जाना पहचाना दृश्य उसके दिमाग में आया। एक सुंदर और आकर्षक महिला जिसने अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उसे शाही देवदूत झाओ लिन ए स्पष्ट रूप से याद था। ये तो एक फीनिक्स घूंघट से ढका हुआ था। क्या ये हो सकता है कि झाओ लिन एयर भी अमर दुनिया में प्रवेश कर गया था? जियो चेन को तुरंत उस दिन का दृश्य याद आ गया। वह और झाओ लिन एयर एक के बाद एक शिखर पर पहुंचे। उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी और उस समय गर्वित देवी लैन्नुओ ने शून्य को तोड़ दिया और चमकदार चमक के साथ बाहर निकल आई। संपूर्ण पर्वत शिखर अतुलनीय पवित्र चमक की परत में लिपटा हुआ था। उसी स्थान पर वह उस बहुरंगी प्रकाश में लिपटा हुआ था। क्या ये हो सकता है कि झाओ लिन एयर भी उसके जैसा ही था, जो निष्क्रिय रूप से अमर दुनिया में प्रवेश कर रहा था? जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, ये बात उतनी ही अधिक संभावना प्रतीत होती। यह नश्वर दुनिया नहीं थी। झाओ लिन एयर की शाही देवदूत के रूप में पहचान का अब यहाँ कोई प्रभाव नहीं था। अगर वह झाओ लिन एयर को द्वीप पर पकड़ लेता तो उसे इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती कि वह उसके साथ कैसे पेश आएगा। कुछ समय पहले जियो चेन ही वह व्यक्ति था जिसका पीछा किया जा रहा था। अगर झाओ लिन एयर वास्तव में अमर की दुनिया में प्रवेश कर गया, अब भूमिकाएं पूरी तरह से उलट जाएंगी। तथापि हालांकि जियो चेन झाओ लिन एयर से इतनी जल्दी मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी एक सच्चा विशेषज्ञ था। वह अभी तक अपनी चोटों से उबर नहीं पाए हैं, इसलिए उनके लिए उनसे मुकाबला करना मुश्किल होगा। 5 दिन पर्याप्त होंगे। उपचार की अवधि समाप्त हो गई थी। वह शाही दूत से नहीं डरता था। 2 दिन शांतिपूर्वक बीत गए, लेकिन झाओ लिन एयर दिखाई नहीं दिया। हालांकि यहाँ पर प्रकाश का पर्दा उड़ गया था, लेकिन उस रात तूफान बहुत तेज था। शायद वह बहुत दूर के इलाके में थी। हालांकि जियो चेन ने इस पर विश्वास किया, यदि वह अभी भी जीवित होती तो वे देर सवेर द्वीप पर अवश्य मिलते। अब 8 पंजे वाला तानाशाह ड्रैगन हमेशा समुद्र तट की रखवाली करता था। अगर वह समुद्र में जाता भी तो वह पास के समुद्री क्षेत्र में ही जाता। जियो चेन अब और कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। जब ये प्राचीन क्रूर जानवर उन्मत्त हो गया तो इसमें वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति थी। उनके बाएं पैर पर शांतियु एक्यूपंक्चर बिंदु पर प्रकाश का धब्बा। ऐसा लग रहा था कि यह एक्यूपॉइंट्स के साथ पूरी तरह से जुड़ गया है। वह चांदी जैसा प्रकाश वाला स्थान शांतियु गुफा था। शांग हिल एक्यूपंक्चर पॉइंट एक चांदी जैसा प्रकाश बिंदु था। उनके बीच कोई भेद नहीं था। अब भी जियो चेन को अभी भी नहीं पता था कि इसका क्या उपयोग था। वह न तो इसकी प्रचुर जीवन ऊर्जा को महसूस कर सका, न ही इसमें कोई विशेष बात महसूस कर सका। पिछले 2 दिनों में जियो चेन ने लगन से खेती की। उनका शरीर आसानी से ठीक हो गया। कोमल चांदनी पानी की लहरों की तरह थी, जो जंगल को धुंध की एक पतली परत से ढक रही थी। जियो चेन दर्पण जैसी झील के किनारे खड़ा था। उसका दुबला पतला और मांसल शरीर 1 इंच भी नहीं हिला। उसने चांदनी को अपने शरीर में प्रवाहित किया। एक के बाद एक अगोचर पवित्र चमक जियाओ चेन के शरीर के भीतर प्रवाहित हुई। चांदनी ने उसके शरीर को मीठी ओस की तरह पोषित किया, जिससे उसके आंतरिक अंग, हड्डियां और मांस कीमती चमक की एक परत से भर गए। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। जियो चेन साधना की अद्भुत अवस्था में डूबा हुआ था। चांद की रोशनी बढ़ती जा रही थी और उसके आसपास का वातावरण धुंधली चमक की परत में लिपटा हुआ था। उसका पूरा शरीर एक हल्की चमक बिखेर रहा था। इस समय उसका पूरा अस्तित्व एक अलौकिक अवस्था में पहुंच गया था। हालांकि उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन आसपास का दृश्य उसके दिमाग में साफ दिखाई दे रहा था। उनसे एक प्रकाशमय और सुंदर आभा निकलती थी। अचानक उसे जंगल के अंदर कुछ होने का आभास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राणी बिजली की गति से आ रहा है। थोड़ी ही देर के बाद उसने जो देखा वह एक अजीब दृश्य था।
एक छोटा बर्फ सा सफेद घोड़ा वास्तव में पेड़ों की चोटियों पर ऐसे कदम रख रहा था जैसे वह उड़ रहा हो, और जैसे जैसे वह पास आ रहा था वह पेड़ों की चोटियों पर हल्के से कदम रख रहा था। ये बहुत ही चौंकाने वाला दृश्य था। टट्टू बहुत छोटा था, उसकी लंबाई 1 मीटर से अधिक नहीं थी, लेकिन ये बहुत रहस्यमय था। इसका बर्फ सा सफेद शरीर वास्तव में एक चमकदार और पारदर्शी आभा से झिलमिला रहा था, मानो इसे सबसे सुंदर सूट जैद से तराश कर बनाया गया हो। इसके अलावा वास्तव में इसके माथे पर एक चमकदार और पारदर्शी जैद सींग था। इससे यह और भी अधिक रहस्यमय और असाधारण लगने लगा, विशेषकर जब वह चांदनी रात में चलता था तो जंगल में पेड़ों की चोटियों पर हल्के से सरपट दौड़ता था। कोमल चांदनी की रोशनी में यह अतुलनीय रूप से अलौकिक लग रहा था। ये वास्तव में एक दिव्य घोड़ा था, एक युवा पेगासस। जियो चेन बहुत हैरान था। टट्टू पेड़ों की चोटियों पर चलता हुआ झील के किनारे चक्कर लगाता हुआ चुपके से जियाओ चेन को देख रहा था, जो चांदनी में लिपटा हुआ था। काले मणि के समान बड़ी बड़ी दो आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। जियो चेन ने ऐसा दिखावा किया कि उसे कुछ पता नहीं है और उसने उसे चौंकाया नहीं। वह धुंधली चांदनी को सोखता रहा। शुद्ध श्वेत चमक पानी की लहर की तरह थी। वह उसके आसपास ही घूमता रहा। इसने इस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा को सघन बना दिया तथा इसे पवित्र और शुभ आभा से भर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे टट्टू उसके करीब आना चाहता था, लेकिन वह थोड़ा डरा हुआ भी था। उसकी चमकदार बड़ी आंखों ने जियाओ चेन को ध्यान से देखा। ये पुष्टि करने के बाद कि वह हानिरहित है, वह जियाओ चेन से बहुत दूर नहीं एक ऊंचे पेड़ पर उड़ गया। कुछ ही देर बाद जियाओ चेन ने फिर से टट्टू की असाधारणता देखी। उसके सिर पर जैद सींग, ये वास्तव में चांदनी को इकट्ठा कर सकता है। जियो चेन के चारों ओर फैली बहुरंगी चमक वास्तव में उस जैद सींग द्वारा आधे में विभाजित हो गई थी। वास्तव में यह जैद सींग द्वारा आधे भागों में विभाजित किया गया था। टट्टू का पूरा शरीर और भी अधिक चमकदार और पारदर्शी हो गया। वह मंद चमक निरंतर टिमटिमा रही थी। ये सचमुच अतुलनीय रूप से रहस्यमय था। जब तक जियो चेन रुका, टट्टू एक चौंके हुए खरगोश की तरह था। वह पेड़ों की चोटियों पर पैर रखकर भाग गया और घने जंगल में अपनी एक चांदी जैसी परछाई छोड़ गया। इसकी गति सचमुच बहुत तेज थी। जियो चेन मुस्कुराया। ये सचमुच एक दिलचस्प और मनमोहक छोटा पेगासस था। अगले 2 दिनों में टट्टू बार बार झील के किनारे दिखाई दिया। यह जियाओ चेन द्वारा एकत्रित आध्यात्मिक ऊर्जा को साझा करने के लिए आया था। सुबह की चमक थी और दिन के दौरान पौधों का सार था। रात में चांदनी थी। धीरे धीरे उसे पैटर्न समझ में आ गया और अब वह पहले जैसा डरपोक नहीं रहा। जियो चेन इस छोटे पेगासस को पकड़ नहीं सका। सबसे पहले तो उसे पकड़ने का आत्मविश्वास ही नहीं था। दूसरा, ऐसा इसलिए था क्योंकि यह एक आध्यात्मिक दिव्य प्राणी था, भले ही उसने उसे बलपूर्वक पकड़ा हो। इसे सचमुच प्रस्तुत करना कठिन होगा। वह अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। देखते ही देखते उसे इस रहस्यमय द्वीप पर आए 10 दिन हो चुके थे। जियो चेन का घायल शरीर पूरी तरह से ठीक हो चुका था। फ्लैप फ्लैप फ्लैप, अनगिनत समुद्री पक्षी चौंक गए और पास ही स्थित पक्षी वन से उड़ गए। टट्टू ऐसा लग रहा था जैसे उसे बढ़िया जैद पत्थर से तराश कर बनाया गया हो। वह चांदी की रोशनी की तरह पेड़ों की चोटियों पर पैर रखकर भाग गया। जियो चेन को लगा कि कोई आ रहा है। निकट आ रहे व्यक्ति की गति बहुत तेज थी। ये सचमुच एक टिमटिमाती हुई रोशनी की तरह गुजर रहा था। वह लगभग एक पल में उस जंगल से गुजर गया। उसके बाद उसने दूर से जियाओ चेन को देखा। पिछला अनुक्रमण का अगला अध्याय 8। वह एक लंबा और सीधा सादा आदमी था। उसका पूरा शरीर भीग रहा था और उसके मुंह के कोने पर खून के निशान थे। उसकी शक्ल सूरत खूबसूरत मानी जा सकती थी, लेकिन वह एक बहुत ही खास एहसास दे रहा था। खास तौर पर उसकी आंखें, जो अतुलनीय रूप से गहरी थीं और एक अजीब सी ठंडक बिखेर रही थीं। संक्षेप में, उस प्रकार की भावना थी, भयावह। उसने वास्तव में इस उजाड़ द्वीप पर किसी को देखा था और वह झाओ लिनेर नहीं था। जियो चेन को अपने दिल में कोई खुशी महसूस नहीं हुई। इस भावना के आधार पर कि उसके सामने वाला युवक एक खतरनाक व्यक्ति है, वह सतर्क हो गया। उसने अपने शरीर में गुप्त तकनीक के संचार को धीमा कर दिया। वह अपनी असली ताकत को छिपाना चाहता था। जंगल में दूर दूर तक फैले अनगिनत समुद्री पक्षी चौंक कर फिर से उड़ गए। एक और आकृति तेज गति से भागती हुई आ रही थी। उसकी गति बिजली की तरह तेज थी। वह पलक झपकते ही वहां पहुंच गया। यह एक सुंदर फिगर और शानदार कव वाली जवान लड़की थी। उसके कपड़े बहुत खुले हुए थे। उसकी पतली बर्फ सी सफेद टांगें लगभग पारदर्शी स्कर्ट के नीचे से हल्के से दिखाई दे रही थी। उसकी 2 जेड जैसी भुजाएं और उसका सपाट पेट सब कुछ उजागर था। उसकी ऊंची ऊंची 2 चोटियां जाली की एक पतली परत में लिपटी हुई थी, जो बेहद आकर्षक थी। उसके चमकीले काले बाल गीले होकर उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसकी चिकनी और कोमल त्वचा चमकदार थी। उसका रूप बहुत ही चुलबुला और आकर्षक था। हालांकि उसकी आड़ू के फूल जैसी आंखें उस समय एक भयभीत भाव प्रकट कर रही थीं। जब वह यहां पहुंची और उस युवक के साथ खड़ी हुई, तब जाकर वह धीरे धीरे शांत हुई। गर्जन, समुद्र तट से 8 पंजे वाले तानाशाह ड्रैगन की हल्की दहाड़ सुनाई दे रही थी। उनके भीगे हुए शरीर को देखकर यह कल्पना करना कठिन नहीं था कि उनका सामना अभी अभी अत्याचारी ड्रैगन से हुआ होगा। युवक युवती के शरीर से धुंध सी उठ रही थी। पलक झपकते ही उनके भीगे हुए कपड़े फिर से पहले जैसे सूख गए। ये देखा जा सकता था कि उनकी साधना कोई साधारण नहीं थी। दोनों के आगे बढ़ने पर उनके शरीर पर धुंधली चमक उठी। भले ही अमर दुनिया के लोगों की साधना स्वर्ग तक पहुंच जाए, लेकिन जियाओ चेन को आश्चर्य नहीं होगा। आखिरकार यह मार्शल कलाकारों का अंतिम गंतव्य था। प्राचीन काल से नश्वर दुनिया के सबसे उत्कृष्ट लोग सभी इस स्थान में प्रवेश कर चुके थे। आप कौन हैं? आप यहाँ क्यों हैं? युवक ने अपना मुंह खोला और पूछा। उसका उच्चारण थोड़ा अजीब था, लेकिन जियो चेन उसे पूरी तरह से समझने में सक्षम था। जियाओ चेन को लगा कि उन दोनों के इरादे अच्छे नहीं थे। एक हल्की सी हत्या की मंशा उसके चेहरे पर उभर आई। उसने अपना मुंह खोला और शांति से कहा, जियाओ चेन, नश्वर दुनिया से। उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया और अपनी पहचान उजागर कर दी।
उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि उनके बीच कोई दुश्मनी रखना असंभव है, उनके लिए दुश्मनी करना असंभव है। जियो चेन की बातें सुनकर वे दोनों बहुत हैरान हो गए। वे कुछ कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाए। ये स्पष्ट था कि जो साधक अपनी युद्ध कला से शून्य को भेद सकते थे, वे इस दुनिया में निश्चित रूप से शक्तिशाली थे। अन्यथा उन दोनों के भाव ऐसे नहीं होते। जब उन्होंने जियाओ चेन की यह व्याख्या सुनी कि उसे लैन नुओ का अनुसरण करते हुए अमर दुनिया में जाना पड़ा, तभी युवक और युवती को राहत मिली। ऐसा लगा कि उन्होंने राहत की सांस ली है। मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हें भाग्यशाली कहना चाहिए या बदकिस्मत। यद्यपि तुम अमरों की दुनिया में प्रवेश कर गए हो, लेकिन जिस स्थान पर तुम शून्य को तोड़कर आए हो वह वास्तव में बहुत भयानक है। ये समुद्री क्षेत्र प्रसिद्ध तब्बू महासागर है और ये द्वीप तो और भी अधिक। हे उद्धरण चिन्ह। युवक की हंसी कुछ हद तक ठंडी थी, लेकिन उसकी हत्या करने की मंशा गायब हो गई थी। वह मनमोहक महिला साथ साथ छोटी झील की ओर चल पड़े। वे इस हरी झील में पूरी तरह से आराम कर रहे थे, जो लताओं, सुगंधित फूलों और हरे पेड़ों से घिरी हुई थी। कैसे अशुभ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस द्वीप में प्रवेश करते ही मुझे एक प्राचीन क्रूर जानवर का सामना करना पड़ेगा। कम वस्त्र पहने खूबसूरत महिला ने शिकायत की, अब जब जहाज टूट चुका है और सभी नाविकों को दुष्ट अजगर ने खा लिया है, तो हम वापस कैसे जाएंगे। मुझे नहीं आना चाहिए था। हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कई 100 वर्षों तक हम ही इस द्वीप पर जीवित प्रवेश करने वाले एकमात्र व्यक्ति होंगे। यहाँ तक बोलते हुए युवक ने जियो चेन पर एक नजर डाली और कहा, क्या आप हमारे लिए कुछ खाना तैयार कर सकते हैं। उसके शब्द बहुत जोरदार थे। ये कहने के बजाय कि यह एक अनुरोध था, ये कहना बेहतर होगा कि यह एक आदेश था। हालांकि जियाओ चेन ने बहुत शांत होकर जवाब दिया, जरूर। जियो चेन की गायब होती आकृति को देखते हुए युवक ने पूछा, तुम क्या सोचते हो। मोहक महिला ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हम, चाहे उसने जो कहा वह सच हो या झूठ, वह एक मरा हुआ आदमी है। हमें किसी को यह नहीं बताना चाहिए कि हम यहाँ पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, केवल मृत व्यक्ति ही रहस्य रख सकता है। युवक ने सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, उसकी साधना कमजोर नहीं है, उसने अपनी ताकत छिपा रखी है। हालांकि उसके लिए हम दोनों में से किसी के खिलाफ लड़ना मुश्किल होगा, वह निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि पहले उसे जीवित रखें, अभी भी हमें उसकी जरूरत है। जियो चेन ने दूर जंगल में शाखाओं और पत्तियों के बीच से उन दोनों के होठों को देखा। थोड़ी देर बाद वह मुड़ा और चला गया। कुछ ही देर बाद झील के किनारे से एक मनमोहक खुशबू आने लगी। एक हिरन का पैर तब तक भूना गया जब तक कि वह सुनहरा और चमकदार न हो जाए। शेलपॉट में समुद्री भोजन भी तब तक पकाया गया जब तक कि वह अतुलनीय रूप से कोमल न हो जाए। इसके अलावा शेलपॉट पर लीची, अनानास, केले और अन्य फल भी थे। युवक और युवती ने संतोष के साथ भोजन का आनंद लिया। महिला ने नारियल का जूस का एक कप पीने के बाद कोमलता से मुस्कुराते हुए कहा, भाई जियो, आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। मैं लियू यू हूँ, वह वांग जी फैंग हैं, वह मेरे वरिष्ठ हैं। हे, उसकी मुस्कान बहुत ही आकर्षक थी। उसकी बर्फ सी सफेद गर्दन के नीचे हल्के मलमल में लिपटी हुई 2 चोटियां लगातार हिल रही थीं। ये वाकई एक असीम प्रलोभन का उत्सर्जन कर रही थी। उसका मनमोहक रूप बहुत ही आकर्षक था। वांग जी फैंग ने आगे कहा, यह असंभव है कि आपने हमारे नामों के बारे में सुना हो, लेकिन आपने हमारे पूर्वज के बारे में सुना होगा। क्या मैं आपके पूर्वज का नाम पूछ सकता हूँ। स्पष्ट रूप से जियो चेन को पहले से ही पता था कि यह पूर्वज संभवतः शून्य को तोड़कर मानव दुनिया से आया था। दानव राजा शी जिक्सुआन। जब वांग जी फैंग और लियू यू ने ये नाम लिया तो उनके चेहरे पर अतुलनीय सम्मान और मोहित भाव प्रकट हुआ। जियो चेन हैरान रह गया। वह ये नाम कैसे नहीं जानता था। वह प्राचीन काल से मानव जगत में सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक थे। वह बोधिधर्म, झांग सानफेंग, दुगु क्यूबाई और अन्य लोगों की तरह ही प्रसिद्ध थे। एक बार अमर दानव तकनीक का प्रयोग शुरू हो गया तो दुनिया में कौन उसका मुकाबला कर सकता था। बाद में, क्योंकि वह प्रेम के जाल में फंस गया था, राक्षसी भ्रूण नष्ट हो गया। हालांकि अपनी महान बुद्धि के साथ उसने एक अद्वितीय दाव हॉट की खेती की और आसानी से शून्य को तोड़ दिया, अपने शक्तिशाली नाम को पीछे छोड़ दिया। दाव और शैतान, मरे हुए दुष्ट राजा दोनों। पिछला अनुक्रमण का अगला अध्याय 9। जियो चेन की अभिव्यक्ति देखकर वांग जी फैंग और लियू यू बहुत संतुष्ट थे। दानव राजा का नाम वास्तव में विस्मयकारी था। क्या दानव राजा इस दुनिया में हमेशा के लिए रह सकता है। जियो चेन वास्तव में बहुत उत्साहित था। बिल्कुल, संस्थापक के पास पहले से ही अविनाशी शरीर था। तो फिर तुम लोग, हम स्पष्टतः अमर क्षेत्र तक पहुंचने से बहुत दूर हैं। अमर प्राणियों की दुनिया आपकी कल्पना से कहीं परे है। वास्तव में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सचमुच हमेशा जीवित रह सकते हैं। लियू यू ने कोमलता से मुस्कुराते हुए कहा, भाई जियो, मैं देख रहा हूं कि आपने अभी अभी अमर दुनिया में प्रवेश किया है, इसलिए आप वास्तव में कुछ भी नहीं समझते हैं। हम आपको हमारी शाखा में शामिल होने की सिफारिश क्यों नहीं करते। अगर जियो चेन को यह नहीं पता था कि दूसरा पक्ष उसे मारना चाहता था, निस्संदेह वह बहुत खुश होगा, लेकिन वह इस समय केवल खुश होने का दिखावा ही कर सकता था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस द्वीप में ऐसी क्या खास बात है। जियो चेन को अमर लोगों की दुनिया बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। उसके पास दूसरे पक्ष से पूछने के लिए बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन वह केवल इस असभ्य द्वीप से ही शुरुआत कर सकता था। विशेष, हाँ, इसे अत्यंत विशेष कहा जाना चाहिए। इसे दबाने के लिए दिव्य शक्ति की आवश्यकता है। वांग जी फैंग ने कुछ अफसोस के साथ उपहास किया, हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया। लियू यू आकर्षक ढंग से मुस्कुराया, इसे कुछ शब्दों में समझाना मुश्किल है। भविष्य में आप धीरे धीरे इसे समझ पाएंगे। ये दुनिया आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। चाहे आपके सामने कितनी भी विचित्र और चकाचौंध भरी चीजें क्यों न हो, ये कुछ भी अजीब नहीं है। इस समय दूर पेड़ों की चोटियों से जीवन की हलचल का संचार हो रहा था। उन तीनों ने इसे पहले ही महसूस कर लिया था। उन्होंने एक त्वरित नजर डालने के लिए अपना सिर घुमाने का नाटक किया। उसने एक छोटा सा घोड़ा देखा जो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसे खूबसूरत जैद से तराशा गया हो।
उसके शरीर से हल्की चमक निकल रही थी और वह अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपका रहा था जो काले रत्नों जैसी लग रही थी। वह इस समय अपनी काली मणि जैसी बड़ी आंखें झपका रहा था। वह गुप्त रूप से जिज्ञासा से उन तीनों का आंकलन कर रहा था। लियू यू ने आश्चर्य से धीमी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, ऊपर वाले दानव राजा, ये वास्तव में एक युवा गेंडा है। ये स्पष्ट था कि वह बहुत आश्चर्यचकित थी। उसका मुंह असामान्य रूप से उतार चढ़ाव भरा रहा। उसकी ऊंची ऊंची जुड़वा चोटियां उठती और गिरती रहीं। वांग जी फैंग ने भी आश्चर्य में कहा, मुझे पहले से ही पता था कि ये द्वीप रहस्यमय है, लेकिन मुझे सीमा पर एक गेंडा मिलने की उम्मीद नहीं थी। जूनियर बहन, आपको जाना चाहिए और इसे आजमाना चाहिए। मैंने सुना है कि केवल शुद्ध लड़कियां ही इस तरह के पवित्र जानवर के पास जा सकती हैं। लियू यू खड़ी हो गई। उसका आकर्षक रवैया पूरी तरह से वापस आ गया था। वह बहुत अधिक गरिमा में और शुद्ध लग रही थी। वह शान से चली, धीरे धीरे और सुंदरता से। वह उस ऊंचे प्राचीन वृक्ष की ओर चला गया। युवा गेंडा एक भयभीत खरगोश की तरह था। वह एक क्षण में भाग गया। दूर से देखने पर चांदी के झरने की तरह वह जंगल में गायब हो गया। तो इसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। मुझे लगा कि यह पौराणिक पेगासस है, जियो चेन ने खुद से कहा। हे, इसे पेगासस भी माना जा सकता है। जब ये छोटा होता है तो बिजली की गति से दौड़ सकता है। परिपक्व अवस्था में प्रवेश करने के बाद यह आकाश में ऊंची उड़ान भरने में सक्षम हो जाएगा। साथ ही जब ये क्रोधित होगा तो इसमें अद्वितीय आक्रमण शक्ति भी होगी। वांग जी फैंग बहुत खेदजनक लग रहे थे जब उन्होंने कहा, कितनी अफसोस की बात है। इतना छोटा गेंडा पालने के लिए एकदम सही था, लेकिन ये बहुत सतर्क है। लियू यू ने ठंडी सांस ली। जब वह अप्रसन्न होकर लौटा तो उसका चेहरा अप्रसन्नता से भरा हुआ था। वांग जी फेंग पहले ही खाना खा चुका था। उसने अपना सिर घुमाया और जियाओ चेन से कहा, जब समय आएगा तो हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। हालांकि अब वह ऐसा नहीं कर सकता था। सबसे पहले हमें द्वीप में और भी अंदर जाना होगा। दूसरे, हमें अपने बचाव के लिए जहाज के आने का इंतजार करना होगा। क्या आप हमारे साथ यात्रा करने के लिए तैयार हैं? इसके लिए जियो चेन क्या कह सकता था? वह केवल इच्छा से ही उत्तर दे सकता था और उसे खुश होने का नाटक करना पड़ा। अच्छी बात है, जाओ और हमारी यात्रा के लिए और समुद्री नमक इकट्ठा करो। ये द्वीप बहुत खतरनाक है और महान उजाड़ भूमि में कई प्राचीन जानवर हैं। हम केवल उनसे बच सकते हैं और एक चक्कर लगा सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वास्तव में गहराई में प्रवेश करने में कितने दिन लगेंगे। उद्धरण चिन्ह। जियो चेन को धीरे धीरे दूर होते देख लियू यू की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। उसने कहा, चलो इसे तुरंत मार डालें, किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए। वांग जी फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपने भी इसे देखा। हमें अभी भी इन कामों के लिए उसकी जरूरत है। चलो हम 2 दिन और इंतजार करें। ये द्वीप खतरों से भरा है। शायद हम उसे चारे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उन जंगली जानवरों को लुभाने के लिए। दोनों ने ठंडी हंसी उड़ाई। दूर जंगल में जियो चेन ने ध्यान से उनके मुंह देखे, फिर वह चुपचाप पीछे हट गया। अगर उसे होंठ पढ़ना नहीं आता, उसे तो शायद ये भी पता नहीं होगा कि उसकी मौत कैसे हुई। वह समझ सकता था कि वांग जी फेंग और लियू यू जल्दी में थे। वे कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। जियाओ चेन ने पर्याप्त समुद्री नमक इकट्ठा करने के बाद अपनी यात्रा शुरू की। वे पहले ही 1 घंटा चल चुके थे। प्राचीन ऊंचे पेड़ और भी घने होते जा रहे थे। विशाल सदाबहार वृक्षों ने आकाश को ढक लिया था। अनंत आदिम वन में हजारों वर्ष पुराने प्राचीन वृक्षों को दर्जन भर लोग भी घेर नहीं सकते थे। घनी पुरानी लताएं कई 100 मीटर तक फैली हुई थीं। समय समय पर हिंसक पक्षी और खूंखार जानवर घूमते रहते थे। उनकी दहाड़ें अनवरत जारी रहती थीं। वे तीनों पहले ही दर्जनों दुर्लभ विचित्र पक्षियों और जंगली जानवरों को देख चुके थे। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए उन्होंने उनसे मुठभेड़ से बचने की पूरी कोशिश की। आदिम जंगल में घूमना। वे अक्सर बर्फ सी सफेद जानवरों की हड्डियां देखा करते थे। उनमें से कई 8 या 9 मीटर तक लंबे थे। ये स्पष्ट था कि वे महान उजाड़ युग के जंगली जानवरों के कंकाल थे। रास्ते में जियो चेन ने 8 पंजे वाले तानाशाह ड्रैगन द्वारा छोड़े गए निशान देखे। रास्ते में कुछ टूटे हुए चांदी के तराजू पड़े थे जो उसने गिरा दिए थे। जमीन पर बड़े बड़े पंजों के निशान चौंकाने वाले थे। वे जियाओ चेन के शरीर से भी लंबे थे। वे जहां से भी गुजरते पेड़ गिर जाते। जियो चेन वास्तव में जानना चाहता था कि उस रात 8 पंजे वाले तानाशाह ड्रैगन ने किस तरह के प्राचीन जानवर से लड़ाई की थी। वांग जी फैंग और लियू यू को कुछ दिन पहले 8 पंजे वाले तानाशाह ड्रैगन और एक अन्य प्राचीन जानवर के बीच हुई लड़ाई के बारे में पता नहीं था। वे रास्ते में आशंकित थे। कुछ समय बाद जियो चेन को वह स्थान मिल गया जहां उस रात 2 प्राचीन जानवर लड़े थे। वह स्थान मूलतः एक खुला वन क्षेत्र था, लेकिन अब पूरा जंगल पूरी तरह से समतल हो चुका था। जमीन पर केवल टूटी हुई शाखाएं और मुरझाए हुए पत्ते बचे थे। गंदा जंगल में खून के धब्बों का एक बड़ा विस्तार पीछे छोड़ दिया गया था। कई टूटे हुए चांदी के तराजू थे, वे 8 पंजे वाले तानाशाह ड्रैगन के थे। कई टूटे हुए हरे रंग के तराजू भी थे, वे स्पष्ट रूप से दूसरे जानवर के थे। ये सब देखकर वांग जी फैंग और लियू यू का रंग बहुत भद्दा था। जिस दिशा में दूसरा जानवर गया था उसी दिशा में वे कुछ दूर तक चले। उन्होंने पाया कि वह जानवर 2 पैरों पर चलता था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, 2 बड़े पंजे के निशान बारी बारी से दिखाई देने लगे। उन्होंने उसका पीछा करना जारी नहीं रखा, बल्कि दूसरी दिशा में मुड़ गए। यदि वे उस क्रूर जानवर से टकरा जाएं तो उन्हें दफनाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। हालांकि लगातार दिशाएं बदलने के बाद उन तीनों को पता चला कि उस क्रूर जानवर ने अपने पीछे कुछ निशान छोड़े थे। उस खूंखार जानवर के छोड़े हुए निशान यहाँ मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि यह वही इलाका है जहां वह रहता था। यह अच्छा संकेत नहीं था। वे उस स्थान पर घुस आए थे जहां एक भयानक प्राचीन क्रूर जानवर घूमता था। पिछला अनुक्रमण का अगला अध्याय 10। सूर्यास्त के समय उन तीनों ने देखा कि उनके सामने 100 मीटर ऊंची चट्टान थी। आसपास का जंगल अपेक्षाकृत घना था। उन्होंने रात में चट्टान पर चढ़ने और वहीं आराम करने का निर्णय लिया।
रात के खाने के बाद डूबते सूरज का आखिरी निशान गायब हो गया और आसमान जल्दी ही काला हो गया। प्रागैतिहासिक क्रूर जानवरों की बड़ी संख्या वाले इस द्वीप पर रात भी अंतहीन खतरों से भरी हुई थी। चट्टान पर रहना एक बुद्धिमानी भरा फैसला था। जब जमीन पर अंधेरा छा जाता था तो पहाड़ के जंगल में कई क्रूर जानवर घूमते थे। जानवरों की चीखें लगातार जारी रहती थीं। यह एक बहुत ही गर्म रात थी। द्वीप के ऊपर आसमान में काले बादल छाए हुए थे, लेकिन बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। इतना अंधेरा था कि कोई अपने सामने अपनी उंगलियां भी नहीं देख सकता था। दूर दूर तक फैले अंतहीन पहाड़ी जंगल पहले ही अंधेरे में समा चुके थे। वे अब कुछ भी साफ साफ नहीं देख पा रहे थे। आधी रात के बाद एक जोरदार गर्जना गूंजी। ऐसा लगा जैसे पूरी चट्टान हिल रही हो। पहाड़ी जंगल में हवा का एक झोंका आया, जिसमें खूनी शैतानी आभा भी थी। वांग ज़ीफ़ैंग और लियू यू ने पहले ही पल अपनी सुनने की शक्ति को बंद कर लिया। वह ध्वनि जो गड़गड़ाहट को भी दबा सकती थी, उन्हें अपने कानों के चारों ओर हवा की हिंसक अशांति का एहसास करा रही थी। यदि उन्होंने समय रहते अपने कान के पर्दों की रक्षा नहीं की होती, तो वे निश्चित रूप से टूट गए होते। इस जानवर की धरती हिला देने वाली दहाड़ सचमुच बहुत डरावनी थी। दूर पहाड़ी जंगल में एक विशालकाय राक्षस की नीली रोशनी की परत में लिपटा हुआ था। वह इस समय ऊपर की ओर मुंह करके दहाड़ रहा था। दूरी इतनी अधिक थी कि वे उसका वास्तविक रूप स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे। हालांकि वे स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे कि वह एक छोटे पहाड़ जितना ऊंचा था। रंबल, पहाड़ के जंगल में आगे बढ़ते हुए वह विशालकाय क्रूर जानवर दहाड़ रहा था। वे दूर से भी भूकंप के झटके महसूस कर सकते थे। यह एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य था। ये वही प्राचीन क्रूर जानवर होना चाहिए जिसने एक बार 8 पंजे वाले तानाशाह ड्रैगन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। असंख्य जंगली जानवर अव्यवस्था में भाग गए। ये पहाड़ी जंगल अराजकता की स्थिति में था। ठीक इसी समय जियो चेन ने अपनी चाल चली। आकाश और पृथ्वी में भयंकर गर्जना गूंज उठी। हवा में बहुत उथल पुथल मच गई और ध्वनि तरंगों ने सब कुछ ढक लिया। जियाओ चेन का बायां हाथ ब्लेड की तरह था और उसने उसे एक झटके में लियू यू की छाती में घोंप दिया। उसी समय उसके दाहिने हाथ ने कमर पर बंधी तलवार निकाली। तलवार लहराई गई और खून बहने लगा। वांग ज़ीफ़ैंग, जिसकी पीठ जियाओ चेन की ओर थी, ने एक भयानक चीख मारी जब उसका दाहिना हाथ चट्टान से उछलकर नीचे गिर गया। निर्णायक हत्या। ये सब कुछ एक पल में, बिना किसी देरी के हुआ। लियू यू ने सीधे महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रहार किया। वांग ज़ीफ़ैंग बहुत तेज था। हालांकि उसकी 5 इंद्रियों ने कुछ भी नहीं पकड़ा, लेकिन उसके तीखे अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि खतरा निकट आ रहा था। एक तरह की सहज वृत्ति ने उसे घातक प्रहार से बचने की अनुमति दी। हालांकि उसका दाहिना हाथ हमेशा के लिए चला गया। जियो चेन तो हमेशा से एक सुनहरे अवसर की प्रतीक्षा में था। भयानक ध्वनि तरंग ने स्वर्ग और पृथ्वी को घेर लिया। वांग ज़ीफ़ैंग और लियू यू की 5 इंद्रियां अस्थायी रूप से खो गईं। उसी समय वे उस भयानक जंगली जानवर से क्षण भर के लिए विचलित हो गए। जियाओ चेन को आखिरकार हमला करने का मौका मिल गया। लियू यू की दयनीय चीख जानवर की गगनभेदी दहाड़ में दब गई, लेकिन वह तुरंत नहीं मरी। वह वास्तव में झूमते हुए जियाओ चेन की ओर झपटी। उसी समय एक हाथ वाला वांग ज़ीफ़ैंग खून से लथपथ था। उसने बुरी तरह चिल्लाते हुए अपने बाएं हाथ से तलवार पकड़ी और जियाओ चेन पर हमला कर दिया। वे बहुत पछतावे और गुस्से में थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति के बारे में वे सोच रहे थे कि वह मरने वाला है, वह वास्तव में उन्हें मारने का ऐसा क्षणभंगुर अवसर पालेगा। अंधेरी रात में जियाओ चेन अतुलनीय रूप से शांत था। उसके हाथ में तलवार इंद्रधनुष की तरह चमक रही थी, जो चमकती हुई चमक के साथ फूट पड़ी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने मरते हुए लियू यू का सिर एक पल में काट दिया। तलवार की चमकती रोशनी के बीच लियू यू का उड़ता हुआ सिर अनिच्छा और अविश्वास से भर गया। चट्टान की ओर गिरते समय उसका सुंदर चेहरा अत्यधिक पश्चाताप से भर गया। सिरहीन लाश से खून की धार बह निकली। भले ही वह दुनिया की नंबर 1 सुंदरी हो, लेकिन जियाओ चेन कोई दया नहीं दिखाएगा। दुश्मन तो दुश्मन ही होता है, वह किसी भी कारण से पीछे नहीं हटेगा। आसमान में काले बादल छा गए। अचानक एक के बाद एक बिजली चमकने लगी। असीम अंधकार में बिजली असाधारण रूप से राक्षसी लग रही थी। जियो चेन और वांग ज़ीफ़ैंग चट्टानी चट्टान पर लड़े। लंबी तलवार अंधेरे को झरने की तरह चीरती हुई चली गई। अंत में ऐसा लगा कि वह लगातार गिरती बिजली से जा टकराए। वांग ज़ीफ़ैंग दुष्ट राजा के वंश का सबसे उत्कृष्ट शिष्य था। उसकी साधना अत्यंत गहन थी। दुर्भाग्य से उसका एक हाथ कट गया था। इस समय खून बहुत तेजी से बह रहा था। उसके लिए खुद को संभालना कठिन होता जा रहा था। अंत में उसने अपने हाथ से तलवार छोड़ दी और उसे जियाओ चेन की ओर जोर से फेंक दिया। तलवार की रोशनी शून्य को चीरती हुई प्रतीत हो रही थी। जियाओ चेन ने जल्दी से इस अतुलनीय तेज और भयंकर तलवार को चकमा दिया। उसी समय वांग ज़ीफ़ैंग ने एक और चीज फेंकी। यह एक स्क्रॉल लग रहा था। एक भयानक ऊर्जा फैल गई। अपने तीक्ष्ण अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हुए जियो चेन को लगा कि एक बड़ा खतरा आ रहा है। हवा में स्क्रॉल खुल गया और एक तस्वीर स्क्रॉल की तरह खुल गया। इस पल जियाओ चेन को वास्तव में मौत का खतरा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे ग्रिम रीपर उसके करीब आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक बड़ी मौत की जंजीर पहले से ही उसके गले में लिपटी हुई थी। जियो चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के दृढ़ता से चट्टान से नीचे छलांग लगा दी। यह उसके लिए मौत की आभा को जल्दी से तोड़ने का एकमात्र तरीका था। हवा उसके कानों के पास से गुजरी। चट्टानी चट्टान से एक आकर्षक लाल रोशनी फूट पड़ी। उसके बाद चमकदार चमक ने चट्टान के शीर्ष को पूरी तरह से घेर लिया। एक हाथ वाला वांग ज़ीफ़ैंग भी बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे कूद गया। चट्टान की चोटी पर भयानक चमक छा गई। आसमान में मौत की आभा फैल गई। उसके नीचे एक अंतहीन जंगल था। कई ऊंचे प्राचीन पेड़ कई दसियों मीटर ऊंचे थे। जैसे ही जियो चेन झाड़ियों में गिरा, उसने अपने हाथ और पैर एक साथ हिलाए, लगातार उस भारी प्रभाव को कम करने की कोशिश की। हर बेल उसकी सुरक्षा के लिए ताबीज थी। बस ऐसे ही वह नीचे गिर गया। अंत में उसकी क्यूई और रक्त के उफान और कुछ छोटी मोटी अंदरूनी चोटों के अलावा उसे कोई बड़ी समस्या नहीं हुई।
जैसे ही वह जमीन पर उतरा, वांग जीफेंग पहले से ही खतरनाक स्थिति में जमीन पर गिर चुका था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, उसके बाल बिखरे हुए थे और वह बेहद दयनीय स्थिति में दिख रहा था। जियो चेन ने जमीन पर पड़ी तलवार उठाई और तेज रफ्तार से आगे बढ़ा। दुश्मन से निपटते समय कोई इतना मूर्ख नहीं हो सकता। वांग जीफेंग वास्तव में नंगे हाथों से आगे बढ़ा। उसने अपनी हथेली से वार किया और एक दिव्य चमक उसकी हथेली से होकर गुजरी। यह एक इंद्रधनुषी किरण की तरह थी जो लंबी तलवार के संपर्क में आई थी। जियो चेन को लगा जैसे उसके दाहिने हाथ पर बिजली गिर गई हो। तलवार से एक भयानक शक्ति का संचार हुआ। ठंडी आभा बिखेरने वाली तलवार हिंसक रूप से कांपने लगी। उसके बाद उसमें से एक तीखी आवाज निकली और वास्तव में इंच इंच टूटने लगी। अंत में केवल 1 मीटर लंबी लोहे की तलवार की मूठ बची थी। जियो चेन चकमा देने में असमर्थ था। उसने टूटी हुई तलवार की मूठ फेंक दी और अपनी दोनों हथेलियों से आगे की ओर धक्का दिया। रात के आसमान में एक चमकदार चमक छा गई। जंगल में हवा और गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। बहुरंगी चमक ने पहाड़ी जंगल को डुबो दिया। पिछला अनुक्रमण का अगला अध्याय 11। अचानक जियो चेन के चेहरे पर भाव बदल गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने पाया कि वांग जीफेंग ने वास्तव में एक भयावह मुस्कान का संकेत दिया था। उसका पूरा शरीर लगभग पारदर्शी था, जिससे अतुलनीय रूप से चमकदार रोशनी निकल रही थी। उसका शरीर टूटता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसके शरीर की सतह पर दरारें उभर आईं, मानो वह चीनी मिट्टी का कोई टुकड़ा हो जो टूटने वाला हो। जियो चेन अपनी पूरी ताकत से पीछे हट गया। उसका शरीर बिजली के एक बोल्ट में बदल गया। पहाड़ी जंगल में एक अतुलनीय राजसी और भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ। धमाका। इसके बाद एक भयानक ऊर्जा तूफान आया। वांग जीफेंग का शरीर टुकड़ों में बिखर गया और आसपास के पेड़ भी धराशायी हो गए। हालांकि जियाओ चेन का शरीर धुंधली चमक से घिरा हुआ था, फिर भी उसे मुश्किल से उड़ाया जा सका। जमीन पर गिरने से पहले वह लगातार कुछ ऊंचे प्राचीन पेड़ों से टकराया। जियो चेन ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और उठने की कोशिश की। वह राहत से मुस्कुराया और उसकी हत्या करने की मंशा दृढ़ थी। उन्होंने निर्णायक ढंग से कार्य किया। उसने अंततः 2 शक्तिशाली शत्रुओं को मार गिराया। मौत का खतरा खत्म हो गया था। चट्टान के ऊपर लाल रोशनी टिमटिमा रही थी और भयानक गर्मी की लहरें फैल रही थीं। चट्टान का शीर्ष वास्तव में पिघल गया। उबलते हुए गर्म लावा की लहरें नीचे बह रही थीं। चट्टान के नीचे अंतहीन आग जल रही थी और पास के जंगल में जानवरों की दहाड़ें लगातार जारी थीं। सभी जंगली जानवर भागने लगे। आग जंगल में फैल गई और लपटें आसमान तक पहुंच गईं। अंधेरी रात में यह दृश्य विशेष रूप से चमकदार था। जियो चेन अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ ले गया। वांग जीफेंग अपनी तलवार उठाकर पास की नदी के पास चला गया और भड़की हुई आग को देखने लगा। फिर उन्होंने नदी के किनारे अपनी चोटों का इलाज करना शुरू कर दिया। 1 घंटे से भी कम समय बाद बिजली चमकने लगी और गड़गड़ाहट होने लगी। लेकिन फिर भी बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। पास के प्राचीन जंगल का एक बड़ा हिस्सा पहले ही जलकर नष्ट हो चुका था। जियो चेन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। ठीक इसी क्षण उसे एक भयानक हत्या का इरादा महसूस हुआ। किंगशुई नदी के किनारे एक अद्वितीय सौंदर्य क्षणभंगुर प्रकाश और गुजरती हुई छाया की तरह शान से तैर रहा था। जैसे कोई अमर प्राणी नश्वर संसार में उतर रहा हो, वह शान से तैरती हुई चली गई। वह किसी पेंटिंग से निकलती हुई परी की तरह लग रही थी। झाओ लिनेर। जियो चेन को उम्मीद नहीं थी कि झाओ लिनेर इस समय प्रकट होगी। ये धधकती रोशनी ही होगी जो उसे यहाँ तक ले आए। पर्दा बहुत पहले ही हट चुका था। उसकी त्वचा चिकनी और मलाईदार थी। उसकी आंखें स्वच्छ शरद ऋतु के जल की तरह थी। उसकी नाक लंबी और सीधी थी। उसके होंठ लाल और नम थे और उसके दांत जैद जैसे थे। शाही परी की सुंदरता इतनी सुंदर थी कि वह शहरों और देशों के पतन का कारण बन सकती थी। वह इतनी सुंदर थी कि दम घुटता था। ऐसा लग रहा था मानो 9 स्वर्गों की देवी नश्वर संसार में उतर आई हों। झाओ लिनेर को 9 क्षेत्रों में नंबर 1 सुंदरता के रूप में व्यस्त लोगों द्वारा प्रशंसा मिली थी। हालांकि जब जियो चेन का सामना ऐसी अद्वितीय सुंदरता से हुआ, तो वह आशंकित होने से खुद को रोक नहीं सका। वह केवल असहाय होकर आहें भर सकता था, क्योंकि जीवन और मृत्यु की लड़ाई शुरू होने वाली थी। ऊंची ऊंची लपटें नदी के तट के दोनों ओर प्रकाशित हो रही थीं। झाओ लिनेर चुपचाप वहीं खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था मानो लुओ की देवी दुनिया में उतर आई हो। ऐसा लग रहा था मानो हल्के बादलों ने चांद को ढंक लिया हो, हवा में बर्फ की तरह बह रहा हो। सुबह के बादलों में उगते सूरज की तरह चमकीला, देखने के लिए दबाव डालना। यह ऐसा था जैसे पानी से कमल निकल रहा हो। जियो चेन ने अपनी तलवार का सहारा लिया और खड़ा हो गया। शाही देवदूत के सामने उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि महाराज भी अमर दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। इस असभ्य द्वीप पर अपने देश से किसी को देखना वास्तव में एक आशीर्वाद है। झाओ लिनेर एक अद्वितीय सौंदर्य था। वह सर्पिल में आया। उनका हर एक कदम लालित्य और परिष्कार से भरा था। उसके सुंदर चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। तुम्हें बात करना तो आता ही है। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपनी मातृभूमि को संजो कर रखूं? और तुम्हें नहीं मारेंगे? यह मत भूलो कि हम यहाँ कैसे पहुंचे। जियाओ चेन ने तलवार को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। वह पहले से ही लड़ने के लिए तैयार था। वह असहाय होकर मुस्कुराया। उन्होंने कहा, अमरलोक में प्रवेश करना भी एक प्रकार का भाग्य माना जा सकता है। प्राचीन काल से लेकर अब तक कितने लोग ऐसा कर पाए हैं? शायद महारानी इस दुनिया में हमेशा जीवित रह सकेंगी। उस समय जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो ये छोटी मोटी नाराजगी कुछ भी नहीं होती। इस संसार में सदैव जीवित रहना चाहते हो? मैं देख नहीं सकता। मैंने तो केवल खूंखार जानवरों को घूमते देखा। जंगली जानवर उन्मत्त हो गए। यह महान उजाड़ युग का दृश्य था। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी उजाड़ भूमि पर निर्वासित कर दिया गया हो। और मुख्य अपराधी आप हैं। उन्होंने मुझे खूबसूरत पहाड़ों और नदियों से विदा करा दिया तथा समृद्ध और स्वर्णिम युग से विदा करा दिया। अलविदा शाही पिता और शाही माता। उद्धरण चिन्ह। झाओ लिंगर ने जियाओ चेन को ठंडी निगाहों से देखा। उसके खूबसूरत चेहरे पर जानलेवा इरादा उभर आया। जंगल में लपटें नाच रही थीं।
रात दिन के समान उज्ज्वल थी। इस समय आकाश में गड़गड़ाहट और भी तेज हो गई। बिजली की चमक आसमान में चमकने लगी और नाचने लगी। घूमते हुए काले बादल जमीन पर दबाव डालने वाले थे। भारी बारिश होने वाली थी। जियो चेन ने झाओ लिनएयर की ओर देखा। उन्होंने गंभीरता से कहा, इस द्वीप पर दुष्ट जानवर खुलेआम घूमते हैं और रहस्य से भरा हुआ। अभी हम दोनों ही हैं। इसके अलावा हम दोनों ही नश्वर दुनिया से हैं। महाराज, क्या आप वाकई मौत से लड़ना चाहते हैं? यदि ऐसा है तो मुझे लगता है कि यह बहुत खेदजनक है। आखिरकार हम एक ही मातृभूमि से आए हैं। हमें विदेशी धरती पर एक दूसरे की हत्या नहीं करनी चाहिए। चूंकि हम पहले ही अमर दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, मैं सोचता हूं कि हम इस नश्वर संसार में उन दुर्भावनाओं को छोड़ सकते हैं। इस निर्जन द्वीप पर सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा। हमें एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बहुत सी चीजें हैं। झाओ लिनएयर की हंसी चांदी की घंटी की तरह थी। ये स्पष्ट एवं मधुर था, लेकिन हत्या की मंशा फैल गई। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यदि इस नश्वर संसार में कोई द्वेष न हो तो हम साथ साथ रह सकते हैं। हम एक साथ रह सकते हैं, लेकिन अभी यह संभव नहीं है। आपको इस द्वीप पर छोड़ना एक बाघ को पालने के समान है। इस समय आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप गंभीर रूप से घायल हैं। यदि आप इस समय अपनी चरम अवस्था में हो, मुझे डर है कि आपने पहले ही अपना कदम उठा लिया होगा। जियो चेन पहले से ही अवाक था। वे दोनों समझदार लोग थे। कुछ बातें ऐसी थी जो कहने के लिए बेकार थीं, अन्यथा ये केवल अनावश्यक होगा। शाही देवदूत ने पहले ही 2 लाशें खोज ली थीं। उसने जियाओ चेन को देखा और कहा, तुम उनकी वजह से घायल हुए हो, है ना? इस निर्जन द्वीप पर दूसरे लोग क्यों हैं? वे कौन हैं? दानव राजा शी जिक्सुआन के वंशज। ये सुनकर झाओ लिनएयर तुरंत विचलित हो गया। जियो चेन का शरीर चमकदार चमक से फूट पड़ा। वह बाढ़ के ड्रैगन की तरह आकाश में उड़ गया और जंगल की ओर उड़ गया। वह वास्तव में अभी झाओ लिनएयर का विरोध नहीं कर सकता था। अंत में वांग ज़ीफैंग ने अपने राक्षसी कला का उपयोग करके उसके शरीर को फाड़ दिया। उस बढ़ती हुई जीवन शक्ति ने जियाओ चेन पर भयानक प्रभाव डाला। हालांकि वह समय रहते चकमा देने और बचाव करने में सफल रहे, लेकिन इससे वह गंभीर रूप से घायल भी हो गए। झाओ लिनएयर एक पल में अपने होश में वापस आ गई। वह टिमटिमाती रोशनी और गुजरती छाया की तरह उसके पीछे भागी। वह जानती थी कि यह एक दुर्लभ अवसर था, अन्यथा अगर जियो चेन ने अपनी शक्ति वापस पाली तो वह शायद ही उसे दबा पाएगी। बूम! अचानक तेज गड़गड़ाहट के बाद अंततः भारी बारिश शुरू हो गई। पानी का एक अंतहीन पर्दा दुनिया को घेरे हुए था। जंगल में लगी आग को शीघ्र ही बुझा दिया गया। आज के लिए आपकी पढ़ने की सीमा पहले ही पूरी हो चुकी है। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो कृपया लॉग इन करें। लॉग इन करें। पिछला अनुक्रमण का अगला अध्याय 12। चमकदार तलवार क्यों अचानक प्रकट हुई, जंगल में तलवार क्यों बढ़ गई। जियो चेन गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसकी हरकतें पहले जैसी नहीं थीं। अंत में शाही देवदूत फिर भी उसे पकड़ने में कामयाब हो गया। इस समय वह केवल अपनी जान जोखिम में डालकर ही लड़ सकता है। आग बुझ चुकी थी। पहाड़ का जंगल अंधकार में डूबा हुआ था। फिर भी समय समय पर चमकती तलवार की फूट पड़ती थी। ऐसा लगता था मानो वह आसमान में चमकती बिजली को भेदने जा रही हो। शाही देवदूत के रूप में झाओ लिनएयर ने स्पष्ट रूप से शीर्ष स्तरीय जुबान तकनीक सीखी थी, जो प्रसिद्ध इंद्रधनुष तलवार सूत्र था। उसका पूरा शरीर एक उज्ज्वल और सुंदर इंद्रधनुष से घिरा हुआ था। बरसात की रात में वह एक अद्वितीय सुंदरता की तरह लग रही थी और इंद्रधनुषी रंग की तलवार की आभा लगातार बाहर निकल रही थी। जियाओ चेन के बाल बेतहाशा लहरा रहे थे। उसकी आंखें ठंडी बिजली की तरह चमक रही थीं। तलवार इंद्रधनुष की तरह थी क्योंकि वह अपने घायल शरीर से हमले का स्वागत कर रहा था। हालांकि वह इसका मुकाबला करने में असमर्थ रहा और अंत में उसे फिर से भागने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि असीम अंधकार ने दुनिया को घेर लिया था और उसे भागने का अवसर प्रदान किया था, झाओ लिनएयर की चाल तकनीक वास्तव में बहुत तेज थी। उसने क्षणिक प्रकाश पार करने वाली छाया ईश्वरीय शून्य कदम का अभ्यास किया। ये बोधिधर्म प्रकाश शरीर तकनीक के बराबर एक अद्वितीय चाल तकनीक थी। जब वह भागती थी तो वह निर्वासित अमर की तरह सुंदर होती थी। उसने जियाओ चेन को मजबूती से जकड़ लिया। असीम अंधकार में भारी बारिश बरस रही थी। जियो चेन जंगल में तेजी से भाग रहा था। उसके गले से खून बह रहा था। उसका घायल शरीर धीरे धीरे और अधिक सहन करने में असमर्थ हो रहा था। हालांकि उसके पीछे की जानलेवा आभा और करीब आती जा रही थी। इंद्रधनुषी रंग की तलवार क्यों उसके शरीर से संपर्क बनाने वाली थी। वह आसमान में उड़ गया और हवा में घूम गया। उसने रोशनी का एक चमकदार पर्दा फैला दिया। ऐसा लग रहा था जैसे तारों वाले आसमान से तारे गिर रहे हों। रोशनी के पर्दे ने आने वाली इंद्रधनुषी रंग की तलवार क्यों को बुझा दिया और जानलेवा आभा को बेअसर कर दिया। उसके बाद उसने अपनी लंबी तलवार लहराई। चमकती हुई तलवार की एक खूबसूरत चांदी के ड्रैगन की तरह ऊपर की ओर बढ़ी। ऐसा लग रहा था मानो वह आसमान से गिरती बिजली से टकराने वाली है। जानलेवा तलवार क्यों ने झाओ लिनएयर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद जियो चेन फिर से भाग गया। इस बरसात की रात में सैकड़ों जानवर पहले ही शीत निद्रा में चले गए थे। हवा, बारिश, गरज और बिजली के अलावा किसी अन्य जानवर की दहाड़ नहीं सुनी जा सकती थी। जियाओ चेन जानता था कि वह इस तरह नहीं चल सकता। उसे कुछ बदलाव करने होंगे, नहीं तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। उसने दिशा पहचान ली और मुड़कर घने और अंधेरे पहाड़ी जंगल की ओर भाग गया। वह बच पाएगा या नहीं, यह इस जोखिम पर निर्भर करता है। हालांकि अन्य क्षेत्रों में जानवरों की दहाड़ें नहीं थी, फिर भी कोई भी क्रूर जानवरों के निशान देख सकता था। केवल ये दिशा पूरी तरह से खाली थी। विशाल पर्वत जंगल में एक भी जानवर नहीं था। यद्यपि गड़गड़ाहट और बिजली लगातार चमक रही थी, फिर भी किसी कारणवश इस जंगल में मृत्यु सी शांति का एक अवर्णनीय एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये जगह बहुत खतरे वाली जगह है। पहाड़ी जंगल की गहराई में एक भयंकर दुष्ट आभा फैल गई और यहाँ तक कि बारिश भी इसे रोक नहीं सकी।
जियो चेन ने देर नहीं की, बल्कि तेजी से आगे बढ़ गया। झाओ लिन एयर सदमे से अभिभूत थी। उसे एक भयानक शैतानी आभा महसूस हुई, जो हजारों प्राणियों के वध से संघनित होनी चाहिए थी। आगे बहुत बड़ा खतरा था। हालांकि कुछ हिचकिचाहट के बाद उसने फिर भी पीछा किया। अगर वह आज यह मौका चूक गई, तो जियो चेन को फिर से मारना मुश्किल होगा। चूंकि वह पहले ही शुरू कर चुकी थी, इसलिए वह रुक नहीं सकती थी। गर्जन! अचानक जंगल की गहराइयों से एक गहरी दहाड़ गूंजी। खून की बदबू से भरी हवा के झोंके ने पेड़ों को बेतहाशा नाचने पर मजबूर कर दिया। तीव्र आभा की लहरें ऊपर उठीं। बारिश तिरछी हो गई, पत्तियां गिर गईं और धरती कांप उठी। गर्जन! एक जोरदार गर्जना के साथ आकाश में सभी गड़गड़ाहट और बिजली दब गई। निरंतर पर्वत श्रृंखला कांपने लगी और प्राचीन आदिम जंगल में एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। उस विशालकाय राक्षस का शरीर धुंधले हरे रंग की चमक में लिपटा हुआ था। वह एक ऊंचे पहाड़ की तरह खड़ा था और उसमें से अथाह शैतानी आभा निकल रही थी। कुछ समय पहले ये वास्तव में इस असाधारण रूप से भयंकर जानवर की उपस्थिति के कारण था कि जियो चेन आसानी से वांग जीफैंग और लियू यू को मारने में सक्षम था। अब शाही देवदूत उसका पीछा कर रहा था, जहां उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह दुश्मन को पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए प्राचीन जानवर को खींचना चाहता था। इस समय न केवल झाओ लिन एयर स्तब्ध था, बल्कि जियो चेन भी स्तब्ध था। उसे आखिरकार उस भयंकर जानवर की उत्पत्ति का पता चल गया, जो आधी रात तक 8 पंजे वाले तानाशाह ड्रैगन से लड़ने में सक्षम था। ये क्रूर जानवर वास्तव में प्राचीन काल का प्रसिद्ध अत्याचारी ड्रैगन था। ये 50 मीटर तक लंबा और 20 मीटर तक ऊंचा हो सकता था। इसके पिछले पैरों की एक जोड़ी अतुलनीय रूप से मजबूत थी, जो इसे आधा सीधा चलने में सक्षम बनाती थी। इसके ऊपरी अंगों की जोड़ी मुक्त थी और भयानक ड्रैगन के पंजे अतुलनीय रूप से तीखे थे, जो एक चमकदार ठंडी रोशनी के साथ टिमटिमा रहे थे। इसका विशाल सिर दुष्ट और भयानक था। इसका एक हरा सींग था जो 6 से 7 मीटर लंबा था और यह ठंडी जैड हरे रंग की चमक के साथ टिमटिमा रहा था। इसकी 2 बड़ी हरी आंखें थीं, जो चक्की के पत्थर जितनी बड़ी थीं, जो ठंडी चमक बिखेर रही थी। इसके तीखे दांत बर्फ सफेद चौड़ी तलवार की तरह डरावने थे। इसकी विशाल मगरमच्छ जैसी हरी पूंछ 20 मीटर तक लंबी थी। इसमें कोई शक नहीं कि यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को आसानी से बहा ले जा सकता था। उसका पूरा शरीर हरे रंग के शल्कों से ढका हुआ था, जो एक भयावह हरे रंग की चमक के साथ टिमटिमा रहे थे। इस अंधेरी और बरसाती रात में वह साधारण रूप से रहस्यमय लग रहा था। उसके शरीर पर कई भयानक घाव थे और कई जगहों से बड़ी संख्या में शल्क गिरे हुए थे। ये स्पष्ट रूप से उस रात 8 पंजे वाले तानाशाह ड्रैगन के साथ लड़ाई का नतीजा था। उसके शरीर में एक कड़वी भयावह आभा व्याप्त थी। ये कल्पना करना कठिन नहीं था कि उसने एक बार असंख्य प्राणियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। किंवदंती के अनुसार ये प्राचीन ड्रैगन जाति की शाही शाखाओं में से एक था। इसका भौतिक शरीर इतना अत्याचारी था कि केवल कुछ ही लोग इसे प्राप्त कर सकते थे। इसे तानाशाह के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा यह बादलों और धुंध को उगल सकता था, बिजली को नियंत्रित कर सकता था और आकाश में उड़ सकता था और जमीन में बिल बना सकता था। यहाँ तक कि देवता भी इसे उकसाने की हिम्मत नहीं करते थे। जाहिर है, तलवारों की टकराहट की आवाज ने उसे चौंका दिया था। तलवारों की चमकती रोशनी ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उसे लगा कि कोई उसके इलाके में घुस आया है। एक दहाड़ के साथ पहाड़ की चोटी कांप उठी। उसका विशाल शरीर एक छोटे पहाड़ की तरह था और वह जियाओ चेन की दिशा में दबाव डाल रहा था। झाओ लिन एयर का चेहरा बहुत बदल गया। जियाओ चेन को देखते हुए, जो उससे कुछ ही दूरी पर था, उसे क्रोध का एक विस्फोट महसूस हुआ। उसने अपनी तलवार उठाई और एक बार फिर आगे बढ़ी। जियो चेन ने खुद को संभाला और उसके पास फिर से क्रूर ड्रैगन की ओर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस प्राचीन जानवर के आने से धरती जोर से कांपने लगी। वे दोनों पहले से ही स्थिर खड़े होने में असमर्थ थे। वे भागते समय लगातार डगमगा रहे थे। पौराणिक अत्याचारी ड्रैगन करीब आता जा रहा था। अंत में झाओ लिन एयर असहाय और अफसोस के साथ पीछे मुड़ी और चली गई। इस तरह का पौराणिक प्राचीन जानवर वास्तव में बहुत भयानक था। अगर वह एक सेकंड भी देर हो जाती, तो उसकी जान खतरे में पड़ जाती। जियाओ चेन को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। वह वास्तव में अत्याचारी ड्रैगन से 50 मीटर से भी कम दूरी पर था। वह विशाल राक्षस अगले 3 या 4 कदमों में उसे पकड़ लेगा। घने जैड हरे रंग की आंखों की एक जोड़ी पहले से ही जंगल के माध्यम से उसे घूर रही थी। आज के लिए आपकी पढ़ने की सीमा पहले ही पूरी हो चुकी है। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो कृपया लॉग इन करें। पिछला अनुक्रमण का अगला अध्याय 13। जियो चेन ने असहाय होकर आह भरी। झाओ लिन एयर वास्तव में साहसी था। वास्तव में उसने उसे एक निराशाजनक स्थिति में डालने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। वह जल्दी से पलटा और भाग गया। वह इतना क्रूर जानवर नहीं था जो उसे चीर सके। दरार! अत्याचारी ड्रैगन के मोटे और शक्तिशाली पंजों से कान फाड़ देने वाली आवाज आई। वह एक पेड़ को तोड़कर खतरनाक तरीके से जियो चेन के पास जा गिरी। इससे उसे ग्रिम रीपर से बच निकलने में मदद मिली। जियो चेन मरना नहीं चाहता था, लेकिन अब वह निराशा में था। अब जब वह इस प्राचीन क्रूर जानवर द्वारा खोज लिया गया था, तो उसके पास यहाँ से भागने का और क्या साधन था। हालांकि उन्होंने झाओ लिन एयर से छुटकारा पा लिया। हालांकि वह एक बार फिर गतिरोध में फंस गया। महानतम विशाल पेड़ के टूटने की आवाज ग्रिम रीपर की जंजीरों की आवाज की तरह थी, जो जियाओ चेन के आसपास लगातार बज रही थी। भले ही उसने अपनी गति को सीमा तक बढ़ा दिया हो, फिर भी वह अत्याचारी ड्रैगन से आगे नहीं निकल सकता था, जो एक ही कदम में 10 मीटर से अधिक की दूरी तय कर सकता था। गर्जन! उग्र ड्रैगन आकाश की ओर दहाड़ा। तेज आवाज की लहरों ने जियाओ चेन को लगभग बेहोश कर दिया। उसने जल्दी से अपने कान बंद कर लिए। फिर भी उसे अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके कान के पर्दे टूटने वाले हैं। वह जमीन पर लौट गया। वह कीचड़ में सना हुआ था। थोड़ी ही दूर पर ठंडी रोशनी चमक रही थी। अतुलनीय रूप से तीखे ड्रैगन के पंजे जमीन में 1 मीटर से भी अधिक गहराई तक घुस गए। जियो चेन को ठंडा पसीना आ गया। बस थोड़ा सा और आगे बढ़ता तो वह छेदा जाता।
जियो चेन आसानी से हार मानने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन अब उसे लगा कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। एक चांदी की रोशनी चमकी और जियो चेन ने अचानक इसे खोज लिया। कुछ ही दूरी पर एक टट्टू दिखाई दिया जो ऐसा लग रहा था मानो उसे दिव्य जैद से तराशा गया हो। उसकी बड़ी काली मणि जैसी आंखें भय से भरी हुई थीं। हालांकि वह फिर भी पेड़ की चोटी पर चढ़ गया और हल्के से टायरानोसोरस के चारों ओर दौड़ने लगा। क्या वह अत्याचारी ड्रैगन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था? जियो चेन को बहुत बड़ा झटका लगा। ये युवा एक सींग वाला पवित्र पशु वास्तव में इस स्थान पर दौड़कर आया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे बचाना चाहती थी। जैसा कि अपेक्षित था, अत्याचारी ड्रैगन आकर्षित हुआ। उसका क्रूर और दुष्ट ड्रैगन सिर उस युवा दिव्य घोड़े की ओर मुड़ा जो बहुरंगी रोशनी से टिमटिमा रहा था। उसके बाद वह दहाड़ता हुआ उस पर चढ़ गया। जियो चेन जल्दी से खड़ा हो गया। एक ही सांस में वह 100 मीटर से अधिक दौड़ गया। हालांकि वह फिर रुक गया। उसे डर था कि छोटा गेंडा खतरे में होगा। ये प्यारा और रहस्यमय छोटा स्वर्गीय घोड़ा उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। उसकी अंतरात्मा व्यथित थी। छोटे पेगासस ने पेड़ के शिखर पर कदम रखा। उसकी गति बिजली की तरह तेज थी। अंतहीन प्राचीन जंगल में वह प्रकाश की किरण की तरह घूम रहा था। भले ही प्राचीन टायरानोसोरस रेक्स एक पहाड़ जितना बड़ा था, यदि वह एक कदम में 10 मीटर से अधिक दूरी भी तय कर ले तो भी उसके लिए उसे पकड़ना मुश्किल होगा। छोटा यूनिकॉर्न वाकई बहुत रहस्यमय था। वह एक पेड़ की चोटी से दूसरे पेड़ की चोटी पर छलांग लगाता था। उसका पूरा शरीर चमकीले रंगों से भरा हुआ था, मानो वह सचमुच उड़ रहा हो। जियो चेन शांत हो गया और बिना अपना सिर घुमाए चला गया। बिल्कुल, उसके लिए तट की दिशा में जाना असंभव था। आखिरकार झाओलिन एयर वापसी के रास्ते पर उसका इंतजार कर रहा था। हालांकि ये द्वीप खतरनाक था। हालांकि कोई भी जानबूझकर उसे मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। शायद अब उसके लिए ये सुरक्षित था। इस अंधेरी बरसात की रात में जियो चेन भागते समय खून खांसता रहा। वह पीछे नहीं मुड़ सकता था। वह रुक नहीं सकता था। जबकि युवा गेंडा अत्याचारी ड्रैगन के साथ उलझा हुआ था। उसे प्राचीन क्रूर जानवरों के क्षेत्र से भागना होगा। जब तक पर्वत श्रृंखला में 10 ली से अधिक तक दौड़ने के बाद वह सिर के बल बारिश के पानी में गिर गया। वांग जी फैंग द्वारा गंभीर रूप से घायल किया गया उसका शरीर अब और नहीं टिक सका। वह कीचड़ भरी जमीन पर लेट गया और उसके मुंह के कोने से बारिश के पानी में मिला खून बह रहा था। जियो चेन की पलकें बहुत भारी लग रही थीं। वह सचमुच बहुत देर तक सोना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। अंतहीन आदिम जंगल में खूंखार जानवर इधर उधर घूमते थे। जब तक बारिश थोड़ी रुकी, वह जानवर का भोजन बन जाएगा। उसे खड़े होने में कठिनाई हुई। वह जिस रास्ते से आया था उस पर सिर घुमाकर देखने लगा। वह प्राचीन क्रूर ड्रैगन से काफी दूर था। वह बड़ी मुश्किल से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ा, फिर एक मोटी शाखा पर गिरकर बेहोश हो गया। नींद भरी बरसात की रात में जियाओ चेन को लगा जैसे कि युवा गेंडा उसके पास आ गया है। बर्फ जैसा सफेद छोटा लड़का उसके चारों ओर घूम रहा था। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं जो बुद्धिमत्ता से भरी थीं और अपना चमकता हुआ अगला खुर आगे बढ़ाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच उसे छूना चाहता था। हालांकि वह डर के मारे पीछे हट गया। जब जियो चेन जाग उठा, दोपहर हो चुकी थी। भारी बारिश बहुत पहले ही रुक चुकी थी। सूरज की रोशनी शाखाओं और पत्तियों के बीच से नीचे आ रही थी। वह बड़ी मुश्किल से बैठा और आसपास के वातावरण का जायजा लिया। आसपास का वातावरण हरे भरे और पुराने पेड़ों से भरा हुआ था। बड़े पेड़ के नीचे एक कृपाण दांतेदार बाघ उसे घूर रहा था। कुछ ही दूरी पर पानी की बाल्टी जितना मोटा एक विशाल सांप पत्थरों के ढेर पर स्थिर पड़ा था। उससे भी दूर कुछ विशाल मगरमच्छ नदी में ऊपर नीचे उछल रहे थे। इसे अभी भी एक सुरक्षित स्थान माना जा सकता है। हालांकि नीचे के कुछ कीड़ों को क्रूर जानवर माना जा सकता है, लेकिन उन विचित्र और क्रूर जानवरों की तुलना में उन्हें पहले से ही विनम्र और कमजोर माना जाता था। हालांकि जियो चेन को लगा कि उसे दूसरी जगह चले जाना चाहिए। उसे सुगंधित फूलों और पौधों वाली एक छोटी सी चोटी मिली। यहाँ का भूभाग अपेक्षाकृत ऊंचा था। आसपास के वातावरण पर नजर रखने में सक्षम होना केवल झाओलिन एयर से बचाव के लिए नहीं था, यह आसपास के जानवरों की गतिविधियों का भी पहले से पता लगा सकता है। इस बार वह मौत से बचने में सफल रहा। ये सब छोटे गेंडे की मदद की बदौलत था। जियो चेन के मन में अभी भी डर बना हुआ था। एक ही समय पर वह बहुत सशंकित था। किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन अत्याचारी ड्रैगन बिजली और हवा को नियंत्रित करने में सक्षम था। हालांकि बरसात की रात में उन्हें इस तरह की दिव्य क्षमता नहीं दिखी। उसने केवल उसका पार्श्विक पक्ष ही देखा, उसने उसका दैवीय पक्ष नहीं देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि किंवदंतियां सच नहीं थीं? ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल 8 पंजे वाले तानाशाह ड्रैगन की तरह। कई प्राचीन पुस्तकों में उनकी सभी प्रकार की दिव्य क्षमताओं का वर्णन किया गया है। ये निश्चित रूप से क्रूर बल वाला कोई क्रूर जानवर नहीं था। जियो चेन ने इस द्वीप के बारे में वांग जी फैंग के शब्दों को याद किया। इसे दबाने के लिए दिव्य मोनोलिथ की आवश्यकता है। प्राचीन क्रूर जानवर ने अपनी दिव्य क्षमता खो दी। क्या इसका इससे कोई संबंध हो सकता है? जियो चेन ने बहुत कुछ सोचा। छोटे शिखर के आसपास घास ताजा थी, पेड़ हरे भरे और हरे भरे थे और यहाँ तक कि वहाँ एक साफ झरना भी बह रहा था। इससे इस स्थान में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ। स्वादिष्ट दोपहर के भोजन का आनंद लेने के बाद जियाओ चेन जंगल में लताओं से बने झूले पर लेट गया। उसने साफ झरने में भीगे अनानास का स्वाद चखा। उसने फूलों और पौधों की ताजा खुशबू सूंघी। दूर से पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर शिथिल हो गया हो। इस बार वांग जी फैंग ने खुद अपनी जान को नुकसान पहुंचाया। उसने जियो चेन को बुरी तरह घायल कर दिया। अगर वह समय रहते पीछे नहीं हटता और बचाव नहीं करता तो शायद जियो चेन की जान चली जाती। अब भी उसे स्वस्थ होने के लिए कम से कम 1 महीने का समय लगेगा, तभी वह पूरी तरह से ठीक हो सका। 30 दिन। जियाओ चेन को 30 दिनों के लिए शांति और स्थिरता की जरूरत थी। अगर वह शांति से ये सब कर सकता है तो वह शांति से ये सब कर पाएगा।
यदि वह इससे शांतिपूर्वक निकल सकता है तो ये झाओ लिनएयर के दुष्वप्न की शुरुआत होगी। समय ही जीवन था। जियो चेन एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने अपनी चोटों का इलाज करने के लिए प्राचीन मोनोलिथ रहस्यमय तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया। ये हरा भरा जंगल हर जगह वनस्पतियों से भरा हुआ था। ये पौधों के सत्व की अक्षय मात्रा से भरा हुआ था। जियो चेन पेड़ों के समुद्र में खड़ा था। पौधे के सत्व की ताजगी को महसूस करते हुए उन्होंने उस सत्व को अपने शरीर में प्रवाहित कर लिया। एक के बाद एक प्रकाश की छोटी छोटी हरी किरणें जियो चेन की सांस की लय का अनुसरण करते हुए यह उसके शरीर के भीतर प्रसारित हुआ। वे उसके शरीर में प्रवाहित होते थे। वे अतुलनीय रूप से प्रसन्न थे और असीम जीवन शक्ति से भरे हुए थे। उसके मांस, आंतरिक अंगों और हड्डियों में मानो अक्षय जीवन शक्ति भर गई हो। आज के लिए आपकी पढ़ने की सीमा पहले ही पूरी हो चुकी है। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो कृपया लॉग इन करें। लॉग इन करें। पिछला अनुक्रमणिका अगला अध्याय 14। एक के बाद एक बढ़िया हरा रंग जियाओ चेन के शरीर में उसकी सांसों की लय के साथ घूम रहा था। यह अतुलनीय रूप से हर्षित था। यह असीम जीवन शक्ति से भरा हुआ था। उसके मांस, आंतरिक अंगों और हड्डियों में एक अटूट जीवन शक्ति की आपूर्ति की गई थी। समय बीतने के साथ साथ सभी दिशाओं से पौधों का सार धीरे धीरे इस स्थान की ओर आने लगा। जियाओ चेन के आसपास की हरियाली को नंगी आंखों से देखा जा सकता था। उसके आसपास घना हरा कोहरा छाया हुआ था। जियाओ चेन का शरीर एक हल्के हरे रंग की चमक से घिरा हुआ था। उसे लगा कि उसके आंतरिक अंग और रक्तवाहिकाएं जीवन शक्ति से भरपूर थीं। इस फलते फूलते जंगल में पौधों का सार बहुत प्रचुर था। ऐसा लग रहा था जैसे यह अटूट था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि एक के बाद एक सुंदर हरी चमक उसके शरीर में खुशी से घूम रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ये बार बार बह रही हो। न केवल उसका शरीर जीवन शक्ति से भरपूर था बल्कि उसकी आत्मा भी तरोताजा महसूस कर रही थी। जियाओ चेन को समय बीतने का एहसास नहीं हो रहा था। वह पूरी तरह से प्रकृति में घुल मिल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर और मन इस फलते फूलते जंगल के साथ एक हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह पेड़ों और फूलों के विचारों को सुन सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस जंगल की धड़कनों को महसूस कर सकता था। वह खुद भी उनमें से एक बन चुका था। हल्की हवा बह रही थी। सभी प्रकार के पौधों और फूलों की खुशबू धीरे धीरे जंगल में फैल रही थी। जियो चेन ऐसी स्थिति में पहुंच गया था जहां वह बाकी सब कुछ भूल गया था। छोटा यूनिकॉर्न चुपके से आया। उसे इस तरह की घनी आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति विशेष रूप से पसंद थी। उसका चमकीला और पारदर्शी जैदसीन चमक से झिलमिला रहा था। वह पौधों के सघन सार को साझा कर रहा था। जियाओ चेन पहले से ही इस छोटे यूनिकॉर्न के दिव्य घोड़े का आदी था। वह इस छोटे यूनिकॉर्न को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वह उसे अपने साथ शामिल करने में बहुत खुश था। खास तौर पर इस बार छोटे यूनिकॉर्न ने उसकी जान बचाई। इससे उसके मन में उसे वश में करने का विचार ही नहीं आया। उसके साथ इस तरह घुल मिल जाना भी बहुत अच्छा था। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ गया। जब तक कि आकाश सूर्यास्त की आभा से भर नहीं गया, जियो चेन अंततः रहस्यमय क्षेत्र से बाहर निकल गया। जंगल के पौधों का रस उसके शरीर के लिए बहुत लाभदायक था। हरी जीवन शक्ति ने उसके घायल शरीर को दिव्य ओस की तरह पोषित किया, जिससे उसका स्वास्थ्य असाधारण रूप से सहज हो गया। छोटा यूनिकॉर्न तुरंत वहां से नहीं गया, बल्कि एक प्राचीन पेड़ पर चढ़ गया और अपनी चमकदार काली आंखों से जियो चेन को देखने लगा। जियाओ चेन ने एक मुस्कान का संकेत दिया। वह महसूस कर सकता था कि छोटा पवित्र जानवर उसके खिलाफ बहुत कम सतर्क था। उसने साफ झरने में इकट्ठा किए गए फलों को धोया, फिर उसने उन्हें प्राचीन पेड़ की ओर फेंक दिया। छोटा पेगासस किसी भी क्षण भागने के लिए तैयार था, लेकिन जब उसने एक अनानास को अपनी ओर उड़ते देखा तो वह वहीं रुक गया, उछला और उसे अपने मुंह में पकड़ लिया। हालांकि एक नखरेबाज बच्चे की तरह उसने पेड़ से नीचे फेंकने से पहले केवल एक छोटा सा टुकड़ा खाया। जियो चेन ने फलों को उछालना जारी रखा, लेकिन छोटा यूनिकॉर्न हर बार उसे हल्का सा ही चखता। उसे इन ताजे फलों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। अंत में जब उसने देखा कि जियो चेन मांस भूनने की तैयारी कर रहा है तो वह धुएं के गुबार की तरह भाग गया। जंगल में आग की लपटें नाच रही थीं। जंगली जानवरों को पहले ही भूनकर सुनहरा और चमकदार बना दिया गया था। जंगल में एक मनमोहक सुगंध फैल रही थी। अचानक दूर से रोने की आवाजें आने लगी, जो तेजी से आ रही थीं। छोटी सी चोटी के नीचे घने जंगल में एक दर्जन से ज्यादा हृष्ट-पुष्ट जानवर पेड़ों की चोटियों पर उछल-कूद कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे बादलों पर सवार हों। शाखाओं और पत्तियों पर हल्का सा स्पर्श होते ही वे 8-9 मीटर दूर उड़ जाते थे। वे वाकई बहुत फुर्तीले थे। कुछ ही देर में एक दर्जन से ज्यादा जानवर इस इलाके में आ पहुंचे। बेशक उनकी मंजिल ये छोटी सी चोटी नहीं थी, बल्कि यहाँ से करीब 200-300 मीटर दूर एक अस्त-व्यस्त पत्थर का जंगल था। जब वे पत्थर के जंगल के बीच में रुके तो डूबते सूरज के नीचे उनकी सशक्त और मजबूत आकृतियां विशेष रूप से राजसी लग रही थीं। वे एक दर्जन से ज्यादा विशालकाय वानर थे। उनकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर थी। उनका पूरा शरीर काले फर से ढका हुआ था। उनका रूप बहुत भयानक लग रहा था। ये स्पष्ट था कि ये एक अजीब प्रजाति थी। एक साधारण वानर इतना लंबा और मजबूत कैसे हो सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं कि गंदा पत्थर का जंगल उनका निवास स्थान था। उनमें से एक विशेष रूप से खास था। ये 4 मीटर लंबा था। यह अन्य विशाल वानरों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। इसके अलावा इसका फर खून जैसा लाल था। ये डूबते सूरज के नीचे एक आकर्षक चमक के साथ टिमटिमाता था। इसके अलावा वास्तव में इसकी 4 भुजाएं थीं। यह एक शक्तिशाली आभा से भरा हुआ था। उसकी आंखों से 2 किरणें निकल रही थीं जो ठंडी बिजली की तरह थीं। भले ही वह 2 से 300 मीटर दूर था, फिर भी जियो चेन उन 2 किरणों की ठंडक महसूस कर सकता था। पत्थर के जंगल के भीतर से एक तीखी वानर की चीख गूंजी। वानरों के समूह ने जियाओ चेन को खोज लिया, जो छोटी चोटी के ऊपर था। 4 भुजाओं वाला लाल बंदर आगे बढ़ा और उसके पीछे एक दर्जन से अधिक जोरदार आकृतियां चल पड़ी। जियाओ चेन ने भौहें सिकोड़ी। वह इस समय गंभीर रूप से घायल था और जो दर्जन भर विशालकाय वानर उस पर दौड़ रहे थे वे एक अजीब प्रजाति के लग रहे थे। अगर वह उनसे भिड़ गया तो यह अच्छी बात नहीं होगी।
भागना तो दूर की बात थी, वह इन विशालकाय वानरों जितना तेज तो नहीं ही होगा जो 8 से 9 मीटर तक छलांग लगा सकते हैं। वह शांत भाव से हिरण के मांस को भूनता रहा जिसका वजन कुछ किलो था। खुशबू फैलने लगी। एक दर्जन से ज्यादा 3 से 4 मीटर लंबे विशालकाय बंदर तेजी से छोटी सी चोटी पर दिखाई दिए। वे विशाल पत्थर की पट्टियों की कतारों की तरह थे जो डूबते सूरज की आखिरी किरणों को रोक रहे थे और पीछे एक डरावनी छाया छोड़ रहे थे। लाल बालों वाला विशालकाय बंदर उनका नेता होना चाहिए। वह सबसे आगे खड़ा था और एक धीमी सी दहाड़ लगाई। उसकी दोनों आंखों से एक भयानक ठंडी चमक निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय झपटकर जियो चेन को फाड़ डालना चाहता था। हालांकि उसने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। उसकी नाक लगातार हिल रही थी। मांस की सुगंध ने उसका ध्यान आकर्षित किया। उसके बाद वह वास्तव में एक ही कदम में जियाओ चेन के सामने आ गया और बिजली की गति से कुछ किलोग्राम भुना हुआ मांस छीन लिया। उसने सावधानी से एक छोटा सा टुकड़ा चखा, फिर तुरंत एक टुकड़ा फाड़ा और उसे खा लिया और बाकी आधा अपने पीछे खड़े विशालकाय वानरों को फेंक दिया। जंगल में धीमी गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला गूंज उठी। वानरों का समूह सुनहरे बुने हुए मांस के लिए लड़ पड़ा। हर वानरों ने केवल एक एक कौर खाया और थोड़ी देर बाद एक भी बूंद नहीं बची। जियाओ चेन ने शांति से ये सब देखा, फिर उसने बिना किसी जल्दबाजी के कच्चे मांस का एक बड़ा टुकड़ा काटा और उसे भूनना जारी रखा। जब मांस की खुशबू फिर से फैली तो सभी वानरों ने फिर से गुर्राना शुरू कर दिया। वे सुनहरे और चमकदार हिरण के मांस के उस टुकड़े को घबराहट से घूर रहे थे। इस बार जियो चेन ने बांस के ब्लेड का इस्तेमाल करके अपने लिए 1 किलोग्राम भुना हुआ मांस काटा। उसके बाद उसने वानरों के आगे आने का इंतजार नहीं किया और बचे हुए 10 किलोग्राम को 4 भुजाओं वाले विशाल वानरों की ओर फेंक दिया। धीमी आवाज में गुर्राने की एक और श्रृंखला हुई और विशाल वानरों ने मांस को लालच से खाना शुरू कर दिया। खाना खत्म करने के बाद जियाओ चेन को देखते समय उनके मन में जो दुश्मनी थी वह गायब हो गई। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। ऐसा लग रहा था कि वे भुने हुए मांस का और भी ज्यादा मजा लेना चाहते थे। जियो चेन ने मुस्कुराते हुए शांति से बचे हुए कच्चे मांस को भुना। उसके बाद उसने इसे इन विशालकाय वानरों को दे दिया। संकट का इस तरह हल हो जाना कुछ हद तक अकल्पनीय था। असंख्य विशालकाय वानर अनिच्छा से चले गए। अब उनमें जियो चेन के प्रति थोड़ी सी भी शत्रुता नहीं थी। 4 भुजाओं वाला लाल रंग का विशालकाय वानर जाने से पहले जियो चेन के सामने खड़ा हो गया और अपनी पूरी ताकत से अपनी छाती पीटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे कुछ कह रहा हो। रात में जियाओ चेन चांद की ओर मुंह करके प्रशिक्षण लेता था। चांदी की चांदनी की आड़ में वह एक तरह के शांत और शुभ रहस्यमय क्षेत्र में डूबा हुआ था। दूसरी ओर के पत्थर के जंगल में 10 से अधिक विशालकाय वानर भी चंद्रमा की ओर मुंह करके खड़े थे। जियो चेन को कुछ महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोली और विपरीत दिशा की ओर देखा। वह आश्चर्य से भर गया। 10 से अधिक विशालकाय वानर वास्तव में चांदनी को निगल रहे थे। आज के लिए आपकी पढ़ने की सीमा पहले ही पूरी हो चुकी है। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो कृपया लॉग इन करें। लॉग इन करें। पिछला अनुक्रमण का अगला अध्याय 15। यद्यपि उनके मुंहों के बीच की चमक कमजोर थी, फिर भी उसे देखा जा सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि दर्जनों विशालकाय वानरों को कुछ सरल प्रशिक्षण की जानकारी थी। जियो चेन वास्तव में आश्चर्यचकित था। वह मानव दुनिया में राक्षसों के बारे में किंवदंतियों को याद किए बिना नहीं रह सका। क्या ये राक्षस सूर्य और चंद्रमा के सार को निगलकर साधना नहीं करते थे? दर्जनों विशालकाय वानरों में से वह 4 भुजाओं वाला लाल रंग का बंदर सबसे रहस्यमय था। चांदनी को उसने निगला और थूका, जो एक प्रकाश की गेंद में संघनित हो गई जो बीच बीच में टिमटिमा रही थी। इसके अलावा उसके शरीर पर सभी लाल बाल एक हल्की चमक के साथ टिमटिमा रहे थे। ये स्पष्ट था कि वह पहले से ही बुद्धिमान था और एक निश्चित स्तर तक पहुंच गया था। अगले 2 दिनों में दर्जनों विशालकाय वानर हर शाम खाने पीने के लिए आते थे। बेशक वे अपना पेट भर नहीं खा सकते थे, आखिरकार उनकी भूख बहुत ज्यादा थी। वे केवल स्वाद ही चख सकते थे। गर्जन। दूर पहाड़ी जंगल से बाघ की दहाड़ सुनाई दी, लेकिन वह अचानक बंद हो गई। कुछ ही देर बाद एक दर्जन से ज्यादा शक्तिशाली जानवर उछलकर सामने आए। 4 भुजाओं वाला लाल बंदर अपने हाथ में 3 मीटर लंबा कृपाण दांतेदार बाघ लिए हुए था और जियाओ चेन के सामने कूद पड़ा। जियाओ चेन का दिल कांप उठा। इस अजीबोगरीब बंदर की लड़ने की ताकत वाकई बहुत शक्तिशाली थी। कृपाण दांतेदार बाघ एक ही वार में मारा गया। उसकी पूरी खोपड़ी चकनाचूर हो गई। कोई कल्पना कर सकता है कि 4 भुजाओं वाले बंदर की ताकत कितनी भयानक थी। विशालकाय वानरों के चले जाने के बाद जियाओ चेन ने अपनी चोटों के इलाज के लिए क्यूई ट्रेनिंग आर्ट का प्रसार करना शुरू कर दिया। समय ही जीवन था। उसके पास अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करने के लिए इस समय का सर्वोत्तम उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सोचने पर पता चला कि पिछले 2 दिनों से युवा यूनिकॉर्न कहीं नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे वह गायब हो गया हो। जियो चेन इस बात से थोड़ा चिंतित था। उसे डर था कि उसके साथ कुछ अप्रत्याशित न हो जाए। आखिरकार ये द्वीप बहुत रहस्यमय और खतरनाक था। जब एक दिन बाद युवा यूनिकॉर्न पुनः प्रकट हुआ, तब उसके दिल की चिंता दूर हुई। युवा यूनिकॉर्न अभी भी डरपोक और जिज्ञासु था। जैसे ही कोई परेशानी का संकेत मिलता, वह चुपचाप भाग जाता। प्रशिक्षण के दौरान स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति साझा करने के अलावा वह हमेशा एक जिज्ञासु बच्चे की तरह जियाओ चेन को गुप्त रूप से देखना पसंद करता था। 3 दिन बीत गए। जियो चेन की रिकवरी बहुत सुचारू थी, लेकिन इस रात जियो चेन खतरे में पड़ गया। झाओ लिन अंततः प्रकट हुआ। शाही देवदूत ने प्राचीन अत्याचारी ड्रैगन की नाकाबंदी को तोड़ दिया और जियो चेन का पता लगा लिया। इस बार वह फिर से असफल नहीं होना चाहती थी। वह एक ही बार में इस आपदा से छुटकारा पाने के लिए दृढ़ थी। वह इत्मीनान से सुंदर कदमों से चली आ रही थी। इस पानीदार चांदनी में, इस आदिम जंगल में वह सचमुच एक अद्वितीय सुंदरी थी। पूरा जंगल जगमगा उठा। अपने आसपास के जानवरों की भयानक दहाड़ के साथ वह दूसरी दुनिया की और महान लग रही थी। वह 9वें स्वर्ग से एक परी की तरह थी जो एक उजाड़ द्वीप पर उतरी थी। चाहे वह कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, जियाओ चेन उसकी खूबसूरती की तारीफ करने के मूड में नहीं था। उसके लिए वह मौत की देवी थी। जियो चेन तुरंत भाग नहीं गया।
इसके बजाय वह शांति से उस विशाल वानर के निवास स्थान की ओर चला गया। 10 से ज्यादा विशालकाय वानर उस समय चांदनी को निगल रहे थे। जब उन्होंने जियाओ चेन को अपने इलाके में घुसते देखा तो उन्होंने कोई खतरनाक हरकत नहीं की। पिछले कुछ दिनों से मुफ्त में खाने पीने की चीजों की तलाश में घूमने के बाद वे पहले ही जियाओ चेन को अपना पड़ोसी मान चुके थे। झाओ लिनएर ने अपने हाथ में दिव्य तलवार पकड़ी हुई थी। वह शांतिपूर्वक और दृढ़ता से उसका पीछा कर रही थी। हालांकि जब वह मैसी स्टोन फॉरेस्ट में पहुंची तो वह तुरंत दंग रह गई। दर्जनों विशालकाय वानर चट्टानों के बीच दर्जनों विशाल पत्थर की पट्टियों की तरह खड़े थे, जो चांदनी में दर्जनों लंबी छायाएं छोड़ रहे थे। उसी समय दर्जनों प्रकाश किरणें उनके मुंह से अंदर बाहर हो रही थीं। विशाल वानर चंद्रमा से प्रार्थना कर रहे थे और चंद्रमा का सार ग्रहण कर रहे थे। एक नजर में ही कोई बता सकता था कि वे मानसिक जानवर थे। झाओ लिनएर ने हिचकिचाहट दिखाई। हालांकि वह जानती थी कि ये अजीब जानवर डरावने थे, लेकिन वह जियाओ चेन को मारने का यह मौका नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसने उसे अभी अभी पाया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जितना ज्यादा इंतजार करेगी यह उसके लिए उतना ही नुकसानदेह होगा। वह उसे ठीक होने नहीं दे सकती थी। उसने फैंटम लाइट सटेप का इस्तेमाल किया और मैसी स्टोन फॉरेस्ट की ओर दौड़ी। उसने रेनबो स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल किया और रात के आसमान में तुरंत इंद्रधनुषी रंग की चमक दिखाई दी। गर्जन, बीच में खून के रंग का विशालकाय बंदर एक तेज दहाड़ता हुआ निकल रहा था। उसके शरीर के चारों ओर एक हल्की चांदनी छा रही थी। ये बहुत रहस्यमय और भयानक लग रहा था। इसकी लंबी आकृति ने हवा की तरह हमले का सामना किया। इसके 2 मीटर लंबे पंजे इंद्रधनुषी रंग की चमक से टकराए और केंग कियांग की आवाज आई। लंबी तलवार चिंगारी की एक श्रृंखला के साथ फट गई। शाही देवदूत बहुत घबरा गया। इस 4 भुजाओं वाले विचित्र वानर में असाधारण शक्ति थी। इसके अलावा ये तलवारों और भालों से भी अछूता था। सिर्फ एक वार से ही झाओ लिनएर को पता चल गया था कि विशालकाय बंदर कितना भयानक है। उसे जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं हुई और वह पीछे मुड़ी और भागना चाहती थी। हालांकि राक्षसी छाया हिल गई और आसपास के 1 दर्जन से ज्यादा विशाल छायाओं ने भूतों की तरह तेजी से उसका रास्ता रोक दिया। गर्जन, विशाल वानर की दहाड़ लगातार गूंज रही थी। चांदनी रात में राक्षसी छाया हर जगह दिखाई दे रही थी। जियाओ चेन दूर से चुपचाप देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। विशाल वानर की मानसिक क्षमता उसकी उम्मीदों के अनुरूप थी। हालांकि उसने उनसे यह उम्मीद नहीं की थी कि वे इतने वफादार होंगे कि झाओ लिनएर को इस तरह से फंसा लेंगे। इस समय शाही देवदूत का रंग पहले ही बदल चुका था। वह तुरंत घेरे से बाहर निकलना चाहती थी। उसने अपनी साधना को चरम सीमा तक बढ़ा दिया। पत्थर के जंगल में घूमते हुए उसका शरीर इंद्रधनुषी रंग की चमक में बदल गया था। पफ, एक खूनी रोशनी फूट पड़ी। एक भव्य इंद्रधनुषी रंग की चमक एक विशाल वानर की छाती में घुस गई। झाओ लिनएर ने जिस इंद्रधनुषी तलवार कला का अभ्यास किया था वह एक प्रसिद्ध स्वर्गीय तकनीक थी। इसकी शक्ति अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। इंद्रधनुषी रंग की चमक ने एक झटके में विशाल वानर के शरीर को चीर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। झाओ लिनएर का आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ गया। 4 भुजाओं वाले विचित्र वानर के अलावा अन्य विशाल वानरों के पास केवल लोहे जैसे कठोर पंजे थे। उनके शरीर अभी तलवारों और भालों के प्रति अभेद्य होने के स्तर तक नहीं पहुंचे थे। गर्जन, 4 भुजाओं वाले रक्तवर्णी विशाल वानर ने एक दुखद दहाड़ लगाई। वह आगे की ओर बढ़ा और झाओ लिनएर पर उन्मत्त होकर हमला कर दिया। एक के बाद एक इंद्रधनुषी रंग की चमक उसके शरीर पर पड़ी। हालांकि यह मूल रूप से अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को घायल करने में असमर्थ था। इसने केवल क्लैंग कियांग ध्वनियों की एक श्रृंखला जारी की। चांदनी के नीचे इसका रक्त रंग का फर असाधारण वैभव के साथ टिमटिमा रहा था। ये स्पष्ट था कि यह विशाल वानर गुस्से में था। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। वह अंतहीन घृणा से भरा हुआ था। उसने झाओ लिनएर को टुकड़ों में फाड़ने की कसम खाई। झाओ लिनएर की साधना के साथ वह इस मानसिक जानवर के साथ समान रूप से लड़ने में सक्षम हो सकती है। हालांकि आसपास अभी भी 10 से अधिक विशाल वानर थे। वह खतरों से घिरी हुई थी। और ठीक इसी समय जियो चेन भी आगे बढ़ा। इस समय उसके पास कोई भी अनावश्यक शब्द नहीं था, केवल मुट्ठी ही कठोर सत्य थी। चीर, झाओ लिनएर की लंबी आस्तीन का एक हिस्सा एक विशाल वानर द्वारा फाड़ दिया गया था। इससे एक सुंदर जेड जैसी भुजा दिखाई दी। उसी समय उग्र रक्त रंग के विशाल वानर ने झाओ लिनएर के हाथ में लंबी तलवार पकड़ ली। उसने अपने विशाल राक्षसी पंजों से तलवार को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। इस समय जियाओ चेन पहले ही आ चुका था। वह हमेशा से मानता था कि सबसे शक्तिशाली हथियार शरीर ही है। उसने लोहे की तलवार को छोड़ दिया और अपने दोनों हाथों से एक के बाद एक रहस्यमय प्रक्षेप वक्र बनाने लगा। उसने झाओ लिनएर की ओर एक चमकदार प्रकाश स्क्रीन लॉन्च की। आज के लिए आपकी पढ़ने की सीमा पहले ही पूरी हो चुकी है। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो कृपया लॉग इन करें। पिछला अनुक्रमणिका अगला।